करने का लोग जो डरे हुए हैं, कैसे करेंगे? और अपना एक्सपीरियंस भी बताइए। डॉक्टर शिवांग। डॉक्टर साहब बोलना शुरू कीजिए। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपका वो चला गया, स्लाइड शो चला गया। अच्छा, मैं हाँ, आ गई, शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब 8-10 मिनट में खत्म करना है। जी जी, उससे पहले ही हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद नीसा के प्लेटफॉर्म पे अवसर देने के लिए। कुछ चंद मिनटों में होम्योपैथी ने अपना क्या रोल है और अब तक होम्योपैथी में क्या हो रहा है, इसके बारे में आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। पहली बात तो ये बता दूं कि विश्व ने, भारत ने तो माना ही है, लेकिन विश्व ने माना है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा जो है कि उसका यूज होने वाली पद्धति है विश्व भर में, उसका उपयोग ना सिर्फ आदमी के हेल्थ के लिए, लेकिन एनिमल्स के लिए और एग्रीकल्चर में भी, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में भी इसका उपयोग हो रहा है। विदेशों में हो रहा है, भारत भर में हो रहा है, और इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो हो रहा है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हो रहा है। कुछ फैक्ट्स आपके सामने कोविड के लिए रख दूं कि भारतवर्ष पहला कंट्री है, और भारतवर्ष में पहली जो कोविड-19 के लिए जो इंटरवेंशन ट्रायल हुई, रजिस्टर्ड कैनोपी इंटरवेंशन ट्रायल हुई, वो होम्योपैथी की है। तारीख 3 मई 2020। आप CFTRI की जो CTRI की वेबसाइट देख सकते हैं। पहली जो होम्योपैथिक इंटरवेंशन ट्रायल, साइंटिफिक ट्रायल विद द CTRI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है, वो कोई और पैथी की नहीं बट होम्योपैथी की है। दूसरी बात कि अब तक करीब करीब जो है, ये मैं जो आंकड़ा बता रहा हूं 20 ट्रायल का, वो होम्योपैथी के 20 ट्रायल का आंकड़ा दिसंबर 2020 तक का है, जो रजिस्टर्ड CTRI में है, और उसके ऊपर काम चल रहा है। कई ट्रायल्स के जो विश्लेषण है वो अभी बाहर आ चुके हैं और आने जा रहे हैं। तीसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष somehow has not publicized these results through the press releases, क्योंकि उनका कहना है, लास्ट प्रेस रिलीज में उनका कहना है कि आयुर्वेद और सिद्धा की हमने जो है कि ट्रायल्स का हमने ये रखा है सब जनता के सामने, वैसे ही अदर जो सिस्टम्स है आयुर्वेद सिद्धा के अलावा, उसके तुरंत कुछ समय में, हाल ही में वो पेश करने जाएंगे। इसके साथ मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने होम्योपैथी की एडवाइजरी 29 जनवरी 2020 में, जबकि कोरोना चाइना में आ चुका था और उसकी संभावनाएं देखी जा रही थी कि बाकी विश्व में भी उसकी जाने की और स्प्रेड होने की संभावना है, तो 29 जनवरी 2020 को एक नोटिफिकेशन के जरिए होम्योपैथिक आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में ये दवाई जो है, उसको भारत सरकार ने कहा कि इसको कोरोना की रोकथाम के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसकी तभी डोज रखी गई थी, हर रोज सुबह खाली पेट 4 गोली की खुराक लेनी है। 4 गोली की आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की दवाई, 4 गोली खुराक सुबह लेना है खाली पेट 3 दिन तक। ये जो है कि एडल्ट का डोज हो गया। और बच्चों के लिए 10 साल या 10 साल के छोटे बच्चे हैं, उनके लिए 2 गोली की खुराक 3 दिन तक। और अगर ये
बीमारी समाज में, कम्युनिटी में स्प्रेड हो रही है या है, तो इसको हर महीने वापस से 3 दिन के लिए वैसे ही रिपीट करना है। ये पहली एडवाइजरी थी। उसके तहत कई सारी जो है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने कालखंड में अपने जैसे जैसे जो है कि अभी ये बीमारी बढ़ती गई अपने प्रदेशों में, उसका उपयोग करने लगे। गुजरात एकमेव प्रदेश ऐसा है कि जहां राज्य सरकार ने सबसे ज्यादा सरकारी तंत्र के तहत अपने आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा होम्योपैथिक आर्सेनिक एल्बम की करीब करीब जो है कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन में इसकी बंटवारी करना शुरू कर दी थी। और इसको इकोनॉमिक टाइम्स अगस्त 2020 में, इकोनॉमिक टाइम्स के अलावा भी राष्ट्र के प्रमुख जो अखबार है उसमें ये बात आ चुकी है। और इसको स्टेट के जो हमारे सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने ये ब्यौरा दिया हुआ था। उसके अलावा करीब करीब दूसरे 20 स्टेट्स में 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 109 होम्योपैथिक कॉलेजेस द्वारा जो आर्सेनिक एल्बम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उसमें से करीब करीब 1,70,00,000 लोगों को जो दवाई दी गई थी, हालांकि ये नंबर इससे भी ज्यादा था, लेकिन 1,70,00,000 लोगों को जो दवाई दी गई थी उसको सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, जो कि भारत सरकार की एकमेव एपेक्स होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद है, उसने इस 1,70,00,000 लोगों को अलग अलग तरीके से उनके पास से जो है कि भी एक फीडबैक लिया कि ये दवाई लेने के बाद उनको क्या है, कोई उनके घर में या उनको कोई बीमारी हुई है फ्लू जैसी या कोरोना जैसी, या कोरोना एडमिट हुआ है। और इसका ब्यौरा जो लिया गया उसमें पाया गया कि होम्योपैथिक आर्सेनिक एल्बम वाज द मोस्ट फ्रीक्वेंट चॉइस ऑफ इंटरवेंशन अमंग ऑल आयुष मेडिसिन। अभी मैं चाहूंगा कि जो एडवाइजरी है उसमें प्रिवेंटिव, मैनेजमेंट, एसिम्प्टोमेटिक केसेस, माइल्ड इन्फेक्शन, मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन एंड कॉन्टेक्ट पर्संस, जो कि इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आए हैं, उनको आर्सेनिक एल्बम दवाई का क्या डोज किस मात्रा में देना है, इसकी जो एडवाइजरी टाइम एंड अगेन दी गई थी सरकार की तरफ से, अनुसंधान परिषद की तरफ से, उसका है कि अनएक्सपोज्ड जो सिम्टोमेटिक पीपल एट रिस्क है, फिर से मैं कहना चाहूंगा, अनएक्सपोज्ड, एसिम्टोमेटिक, बट दोज हु आर एट रिस्क, they have to follow the common COVID appropriate protocol and behavior which is announced by the respective health authorities, and उनको आर्सेनिक एल्बम मैंने जैसे पहले बताया वैसे 30 पोटेंसी में 4 गोली रोज 3 दिन तक लेनी है। उसके बाद 27 दिन का एक कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं हम, वो रखना है। 30 दिन बाद वापस जो है कि 3 दिन की खुराक वही मेडिसिन की लेनी है। जो एडल्ट्स है उनको 4 गोली सुबह में खाली पेट लेनी है 3 दिन तक, और जो 10 साल या 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनको 2 गोली का खुराक 3 दिन तक देना है, उनको भी रिपीट 30 दिन के बाद करना है। दूसरा प्रोटोकॉल है कि जो एक्सपोज्ड असिम्टोमेटिक पेशेंट्स है, पेशेंट्स नहीं कहेंगे क्योंकि उनको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन एक्सपोज है, घर में किसी को हो गया और उनको जो है कि मैं भी बाकी के परिवार के है वो उनके संपर्क में तो आने ही थे, लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है, तो उनको इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में 7 दिन तक लेनी है। डोज वही है, रोज सुबह में खाली पेट लेनी है। तीसरी संभावना यह है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, घर में किसी एक को आ गया, बाकी लोगों ने एहतियात के तौर पे टेस्टिंग करवाना शुरू कर दिया, टेस्टिंग में पॉजिटिव भी आ गए लेकिन उनको कोई भी लक्षण नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति है उनके लिए इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथी के आर्सेनिक एल्बम 30C में
10 दिन तक लेनी है, रोज एक खुराक। चौथा जो संभावना है कि जो ऑलरेडी पॉजिटिव है और उनको माइल्ड सिम्टम्स है। माइल्ड सिम्टम का अर्थ ये है कि जिनको जो है कि या तो बदन दर्द है, या तो छींके आ रही है, या तो गले में खराश है, या सूखी खांसी आ रही है, या किन किन केसेस में अप टू 100 डिग्री बुखार है, तो उनको इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन, लक्षण आधारित होम्योपैथिक मेडिसिन एक होम्योपैथिक चिकित्सक द्वारा दी जाएगी। और एक स्टैंडर्ड केयर ऑफ प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट ने, हेल्थ केयर अथॉरिटी ने जो दिया है, उसका भी उसको सेवन और पालन करना पड़ेगा। उसके अलावा लास्ट कैटेगरी जो है कि मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स, जिनको है कि 4-5 दिन हो गए और उनको जो है कि संभावना यह है कि उनके सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, सिम्टम्स की सीवियरिटी बढ़ रही है, जिनको बुखार 102, 103 जा रहा है, या जिनको जो है कि HRCT करवाई तो उसका स्कोर उनको जो है कि 15 से ज्यादा आ रहा है, ये जो लोग हैं उनको भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, उसके साथ एक होम्योपैथिक चिकित्सक के द्वारा चयन की गई उसके लक्षण आधारित होम्योपैथी दवाइयां दी जानी है। ये 5 प्रोटोकॉल मोटा मोटा जो है कि भारत सरकार ने बनाए हैं। इसमें जो है कि एक 10 दिन पहले दूसरी एडवाइजरी आई है जो कि रिवाइज्ड एडवाइजरी है होम्योपैथी की। उसमें कहा गया है कि 3 दिन की खुराक जो हम ले रहे हैं इन एसिम्प्टोमेटिक अनएक्सपोज्ड पीपल हु आर एट रिस्क, उन्हें 30 दिन के जगह 21 दिन के बाद इसको 3 दिन के लिए रिपीट करना है। वैसे ही बच्चों में आधी खुराक यानी कि 2 पिल्स उनको 21 दिन के बाद रिपीट करना है, और जब तक कम्युनिटी में इंफेक्शन है तब तक हर 21 दिन से 3-3 दिन का कोर्स रिपीट करना है। ये सब जो है कि वो जैसे विश्वरूप ने कहा कि हमें किसी भी चीज का एक आधार मांगना चाहिए और होना चाहिए, तो अनुसंधान परिषद ने जो है कि अप्रैल 2020 से लेके अप्रैल 16, 2021 तक जो आंकड़े जो अनुसंधान किया है, और मैंने पहले बताया कि करीब करीब 1,70,000 लोगों की स्टडीज जो की गई है, उसमें से ये पाया गया कि 81% लोग, 81% population who consumed these arsenic album preventive dose were getting the benefit of protection from COVID-19 infection, जो कि गुजरात सरकार के आंकड़े भी बता रहे थे। गुजरात सरकार के आंकड़े तो और भी ज्यादा थे। उन्होंने कहा था कि 1133 जो पेशेंट्स जो माइल्ड सिम्टम या एक्सपोज थे उनको क्वारंटाइन किया गया था गुजरात सरकार के द्वारा पहले वेव में, और उनको होम्योपैथिक आर्सेनिक एल्बम दवाई दी गई थी। उनमें से सिर्फ दो लोगों को सिम्टम्स आए थे, और उसमें से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित RT-PCR के तहत डिक्लेयर किया गया था। और उसमें आगे की छानबीन में ये पाया गया कि उन 2 व्यक्तियों ने जो आर्सेनिक का डोज लेना शुरू किया था, वो संक्रमण के रादर संक्रमण नहीं, लेकिन संक्रमण की संभावना है कि 5 या 6 दिन बाद उन्हें ये कोर्स चालू किया था, तो उनमें ये लक्षण पाए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटेक्शन रेट ऑफ आर्सेनिक एल्बम एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोना or influenza like illnesses has been very very effective and very very encouraging, which is more than the current claim of our vaccines. हालांकि इसकी बात एक है कि ये खुराक हर महीने रिपीट करना है। बाकी मैं आपके सामने जो है कि ये कुछ अखबारों के जो है कि पेश कर रहा हूं जो बड़ौदा में
लोगों को जो है कि बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बांटी गई, गुजरात सरकार ने बांटी गई, और जो है कि होम्योपैथिक होम क्वारंटाइन लोगों में कलकत्ता में बांटी गई। जो होम क्वारंटाइन लोग थे जो कि कोरोना से संक्रमित थे, उनको कलकत्ता में 50,000 से ज्यादा लोगों को इसमें ये आर्सेनिक एल्बम का खुराक दिया गया था, और वे उसमें से ज्यादातर लोग, जैसे मैंने कहा 80% से ज्यादा लोग इससे संक्रमण से बच गए थे। तो फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ हेल्थ द आयुष मिनिस्ट्री, कई सारे जो राज्य है उनमें से ज्यादा जो लोगों ने इसका उपयोग किया, उनमें से गुजरात, केरल, कर्नाटक, बंगाल, ओडिशा, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और कई राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में इसका जो है कि बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिसमें सरकार, सरकारी संस्थाएं, एनजीओज, कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, और कई सारे जो है कि इंडिविजुअल्स जो कि जिन्होंने इसमें जो है कि बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और मैं ये कहने में बहुत मुझे आनंद हो रहा है कि उमेंद्र जी से सब जब 2 दिन पहले बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारा पंजाब का कल्चर तो लंगर का है, और हम आर्सेनिक एल्बम का लंगर लगाना चाहेंगे हमारे जहां जहां जो है कि में भी ये है। अगर ये दवाई की इतनी सारी जो है कि अच्छी इफेक्ट है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, तो हम लोगों को लंगर के द्वारा जो है कि पंजाब में होम्योपैथिक आर्सेनिक एल्बम देना चाहेंगे। वो अपना कार्यक्रम बनाएंगे तो आप सभी को उसका पता लग जाएगा खेती विरासत मिशन के द्वारा और निशा के द्वारा। इसके साथ साथ मैं और एक चीज आपके साथ लास्ट में रखना चाहूंगा कि कोई भी बीमारी नहीं होती है तभी जो है कि पहले कुछ समय में, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में देयर इज अ केओटिक एक सिचुएशन होती है, बिकॉज आपके लिए ये बीमारी नहीं है, उसके पास उसका क्या जो है कि मैनेजमेंट करना है, उसके लिए क्या इफेक्टिव दवाएं होगी, कोई भी जो है कि मैं कहूँ कि विधा हो, मॉडर्न मेडिसिन हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, सिद्धा हो, या कोई भी विधा हो, पहला जो है कि कुछ समय जो है उसमें काफी जो है कि अध्ययन करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि ये बीमारी कैसे फैल रही है, क्या उसके सिम्टम इवॉल्व हो रहे हैं, क्या दवाइयां काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो होम्योपैथिक एक जो है कि ग्रुप ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है मेरे साथ, मेरे कुछ साथी मित्र हैं, सिविल सोसाइटी के भी है और होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी है, जिन्होंने एक नई होम्योपैथिक दवाई का रिसर्च चालू किया। मार्च 15, 2020 में हमारे बीच जो है कि श्री दंगायत जी है, जो आरोग्य भारती के राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट है और मेरे वरिष्ठ मेंटर है। मैं, मेरे साथी मुंबई से, मेरे साथी गुजरात यूनिवर्सिटी से, गुजरात में अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से, और हाफकिन इंस्टीट्यूट ऑफ जो लेबोरेटरी है महाराष्ट्र सरकार की, जो कि वैक्सीन का बनाती है और उसकी शोध करती है, उसके साथ और कई सारे मित्र जो है कि इन्होंने इस पे काम शुरू किया। आज मैं कहने में गर्वान्वित हूं कि होम्योपैथिक नोजोड कोविड माइक्रोब से रादर वायरस से बनाई गई ये मेडिसिन जो है वो अभी भारत के लिए तैयार है। उसके जो है कि प्री क्लिनिकल स्टडीज और फेज 2 ट्रायल हो चुके हैं, ह्यूमन ट्रायल्स हो चुके हैं, एनिमल ट्रायल्स हो चुके हैं, और इसके जो है कि सेफ्टी ट्रायल्स हो चुके हैं, टॉक्सिसिटी ट्रायल्स हो चुके हैं, और अभी ये एडवांस स्टेज ऑफ क्लिनिकल वेरिफिकेशन में जाने जा रही है। और इसके अब तक के जो परिणाम है वो काफी एनकरेजिंग है। ह्यूमंस में भी जो है कि इसको दिया गया था बॉम्बे में लोकल अथॉरिटी की परमिशन से। माइंड अप करिए। जी जी, तो ये जो है कि उसका ब्यौरा लोकल न्यूज़पेपर में भी जो आया हुआ था कि होम्योपैथी में अभी कोरोना के ऊपर नोजोड नामक जो एक कैटेगरी है होम्योपैथी की, उसके ऊपर हाफकिन इंस्टीट्यूट में संशोधन हो चुका है। मैं आभारी हूँ
सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, जिसका मैं एक्स मेंबर हूं, जिनके आंकड़े मैं आपके साथ कुछ मैंने ये ब्यौरा आपके साथ शेयर किया है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप ईमेल के द्वारा, या तो जब भी जो है कि होस्ट परमिशन दे तभी आप इसके बारे में अपने कोई भी प्रश्न हो तो मुझे आमंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप ये अपना ये प्रेजेंटेशन जरा इसको ऑफ कर दीजिए। एक तकनीकी दिक्कत आ गई, आज हमने चैट, हमारा रूम चल नहीं रहा, तो शिवांग जी आप बंद कर, हाँ सौरभ नंबर शेयर करो। तो दिक्कत ये आ गई कि आज हमारा चैट रूम नहीं चल रहा। हमने सोचा था कि चैट रूम से क्वेश्चन लेंगे, हम एक नंबर दे रहे हैं, फोन नंबर व्हाट्सएप का। जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको क्वेश्चन करना है वो इस नंबर पर 9915195062 इस नंबर पे अगर व्हाट्सएप करेंगे तो हम अगले आधे घंटे बाद वो क्वेश्चन पैनलिस्टों से पूछेंगे। मैं नंबर दोबारा बोल देता हूं, 9915195062। कृपया ये नंबर ख्याल रखिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री सत्यनारायण बनवारी लाल दिंगायत जी को कि वो, सत्यनारायण जी वैसे तो IIM अहमदाबाद के बहुत पुराने, आज से 40 साल 45 साल पहले उन्होंने IIM से पढ़ाई की थी। और सत्यनारायण जी बात रखेंगे, क्या है सत्य, क्या दृष्टि होनी चाहिए, श्री सत्यनारायण जी। नमस्कार उमेंद्र जी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई चीजें जो हमारे सामने आई हैं उसको मैं सारांश में बताना चाहूंगा। पहली तो बात ये सामने है कि बिग फार्मा, बिग फाइनेंस एंड बिग टेक, इन्होंने ये तय किया है कि पूरी दुनिया पर किस तरह से कंट्रोल हासिल किया जाए। तो उस प्रयास के अंतर्गत ये शासक कौन होंगे, कौन से देश में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन प्रेसिडेंट नहीं बनेगा और कौन रिटेन कर पाएगा, इन सब के ऊपर ये काम करते आ रहे हैं। आपने देखा ट्रंप ने थोड़ा अपोज किया और आपने रिजल्ट भी देख लिए, ट्रंप साहब को भी जाना पड़ा। तो हम इसको नकार नहीं सकते कि बिग फार्मा, बिग फाइनेंस एंड बिग टेक, ये ट्रायड जो है ये हमको अपने अंकुश में लेना चाहता है और हमारे जीवन को किस तरह से हम रहें, किस तरह से जिएं, किस तरह से काम करें और किस तरह से अपना स्वास्थ्य मेंटेन करें, इसके बारे में हमें बाध्य करता है इनके फॉर्मूले, इनकी जो चीजों को खरीदने के लिए। हमारे देश में जब इसकी लहर आई, पहली लहर, उस वक्त पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम दोनों को इस्तेमाल करते। मतलब ये है कि एलोपैथी को भी जो है यूज में लेते और आयुष, जहां हमारे देश में एक अलग से मिनिस्ट्री बनी हुई है और जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और जो है हमारे पास जो कहेंगे लद्दाखिया, जो है हमारे जो टिबेटन मेडिसिन जो है, उन सब को उपयोग में लेते हुए अगर हम चलते तो हमारी हालत इतनी खराब नहीं होती। आयुर्वेद, ये मैं कहूंगा एलोपैथी से बहुत ही विशाल और बहुत ही मैं कहूंगा कॉम्प्रिहेंसिव साइंस है, इसको इग्नोर किया। होम्योपैथी ने पिछले स्पेनिश फ्लू में अद्भुत काम किया था, उसको भी हमारी सरकार ने ट्रीट करने के लिए परमिट नहीं किया। तो पहला जो प्रोटोकॉल बना, उस प्रोटोकॉल में हमने पूरा एलोपैथी का सहारा लिया और उसमें HCQ जैसी दवाओं को हमने माना कि ठीक करेंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो वायरस जो हम देख रहे हैं, ये वायरस स्टेडी नहीं है, स्टैग्नेंट नहीं है। इस वायरस को मैं कहता हूं इट इज अनप्रिडिक्टेबली कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग वायरस है। कल जो इसका स्वरूप था, आज उसका स्वरूप नहीं है। जो आप 2019 की बात कर रहे हैं वो आउटडेटेड है। नाउ वी आर हैविंग कोविड 2021। मैं तो ये कहूंगा अभी हमारे यहाँ पर कोविड अप्रैल 2021 चल रहा है, जून 21 का स्वरूप अलग होगा। तो जब आपका टारगेट या दुश्मन वैरी कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है इन अनप्रेडिक्टेबल मैनर, इट इज नॉट करेक्ट फॉर अस टू थिंक दैट वी कैन फॉलो द सो कॉल्ड साइंस। एविडेंस कब बनते हैं? एविडेंस हिस्टोरिकल बनते हैं। मान लिया जाए कि कोविड-19 के वक्त
सब लोगों को 6 दिन या 7 दिन लगते थे बिफोर से गेटिंग अटैक से ऑन द लंग साइड। तो टुडे दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज आज का जो ये वायरस है, ये वायरस 2 दिन में आपको लंग को जाकर अटैक करता है। तो उस वक्त पे जो सोचा गया था, उस वक्त के एविडेंस के आधार पर जो सॉल्यूशन बनाए गए थे, वो आज की तारीख में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। दूसरी बात जो हमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, जितने भी ये एक्सपर्ट्स बेचारे, ये सारे के सारे बाहर से जो ज्ञान आया हुआ है उसको जार्गन में पैकेज करके लोगों को समझाते हैं। जैसे किसी भी चीज को आप जार्गन में पैकेज कर देते हैं तो आम आदमी, सामान्य आदमी बिल्कुल भ्रमित हो जाता है। साइटोकिन स्टॉर्म होता है, तो भाई साहब साइटोकिन स्टॉर्म तो जो है हर इन्फ्लुएंजा में होता है। साइटोकिन स्टॉर्म जो है अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस में होता है। आप कहते हैं कि कोविड-19 में साइटोकिन स्टॉर्म होता है, इसको कंटेन करना जरूरी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरी बात जो हमने देखी ये कि कोविड-19, कोविड-20, कोविड-21 दीज आर ऑल लंग डिजीजेस। तो हम लोगों ने ये प्रयत्न नहीं किया कि इस लंग डिजीज को, लंग अटैक को किस तरीके से कंटेन किया जाए। आरोग्य भारती में चूंकि मैं थोड़ी बहुत जिम्मेदारी रखता हूं, मैंने एक छोटा सा जो टर्म जो कॉइन किया कि हमको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो मैंने कहा एस स्टीमिंग, स्टीम इनहेलेशन, बी ब्रीदिंग, जी गिलोय और ए आर्सेनिक एल्बम। अगर HGBA जो है पूरे हिंदुस्तान में फॉलो किया जाए, वी विल बी हैविंग मच बेटर इम्यूनिटी। आपने ये देखा, आपने ये पाया कि सरकार ने 35,000 करोड़ या 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ ईयर मार्क कर दिए वैक्सीन के लिए। तो भाई साहब वैक्सीन क्या है? वैक्सीन का एक्चुअली आप कहेंगे इजाद कहिए, उसका अन्वेषण कहिए, उसका जो है इन्वेंशन कहिए, दैट स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। मैं ये किताब आपको दिखा रहा हूँ, 4 पिलर्स ऑफ हीलिंग बाय डॉक्टर गलांड। इस किताब में क्लियरली लिखा हुआ है कि 5th और 6th सेंचुरी के बीच भारतवर्ष में ब्राह्मण अपने स्कूलों में जो बच्चे अगर स्मॉल पॉक्स से इफेक्ट होते थे, वो पस निकाल के उसको इनोक्यूलेट कर देते थे हेल्थी बच्चों में, और इस तरह से एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है उनको प्राप्त होती थी। तो 2 चीजें हैं, जनरल इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। वैक्सीन इज मेंट फॉर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब आप कहेंगे कि वैक्सीन जो है एलोपैथिक है। मैं कहूंगा कि वैक्सीन जो है एलोपैथिक नहीं है, बिकॉज सबसे जरूरी बात यह है कि एलोपैथी में हर चीज ऑपोजिट एक्ट करनी चाहिए। वैक्सीनेशन जो है इज क्लोजर टू होम्योपैथी। और मैं ये बता दूं आपको, होम्योपैथी और जो है आप कहेंगे कि ये जो बातें हुई थी वैक्सीन की जो आपके एडवर्ड जेनर ने की थी, ये दोनों एक तरह से एक वक्त पर हुई। तो उस टाइम पे होम्योपैथी वैक्सीन बनाया गया, जिसको कहते हैं कि नोसोड। होम्योपैथिक पद्धति से बनाया हुआ वैक्सीन या नोसोड, उसमें दोनों है, उसमें प्रोफिलैक्टिक वैल्यू भी है और उसमें क्यूरेटिव वैल्यू भी है। एंड मैंने अभी जो है सुना डॉक्टर शिवांग जी ने जो बात कही, तो नोसोड के ऊपर कई वक्त से जो है कोशिश हो रही है कि सरकार परमिशन दे, सरकार परमिशन नहीं दे रही है, और जिसका कारण मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ऑटोलोगस वैक्सीन हो सकता है। आप अपने वेस्ट प्रोडक्ट में से आप जो है नोसोड बना सकते हैं, घर बैठे बना सकते हैं, और ये आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। तो सवाल ये है कि जो अभी हमारे पास में सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस का सही तरह से 360 डिग्री ओपन माइंडेड एक्सेप्टेंस किया जाए, वो हो नहीं रहा है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि मेथिलीन ब्लू नाम का एक जो है केमिकल है, ड्रग है, सब जानते हैं। मेथिलीन ब्लू 144 बरस पुरानी दवा है, विच इज सपोज टू बी सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग एज पर WHO। अब मेथिलीन ब्लू पर जो प्रयोग हुए हैं, उन प्रयोगों से भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, पर सरकार ने अभी तक उसको इमरजेंसी अप्रूवल के लिए भी जो है अलाउ नहीं किया है। वेयरएज रेमडेसिविर को अलाउ कर दिया, टोसिली को अलाउ कर दिया, अभी कल ही जो है कुछ जो है मतलब DRDO को कर दिया, परसों जो रॉश वाले को कर दिया। तो ये सब टेंटेटिव सॉल्यूशंस को तो कर रहे हैं, पर मेथिलीन ब्लू सेफ, इफेक्टिवली, वाइडली अवेलेबल, लो कॉस्ट, और जिसके द्वारा हम जाने बचा सकते हैं। जहां हमारे पास हॉस्पिटल इंफ्रा नहीं है, जहां हमारे पास में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं है, तो ये काम हमें करना बड़ा जरूरी है। मैं यहाँ आपको जो बता देना चाहूंगा कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो कोविड सेंटर है, वहां पर एक डॉक्टर राजेश डेरे हैं। उन्होंने 300 पेशेंट्स, ICU के 300 पेशेंट्स को
ये आपका मेथिलीन ब्लू आईवी के द्वारा दिया है, रिजल्ट्स बहुत ही इंकरेजिंग है। दूसरी बात भी बता दूं मैं आपको कि आजकल कोविड में ऑक्सीजनेशन की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए अभी बनारस और कई हॉस्पिटलों में मेथिलीन ब्लू का उपयोग किया जा रहा है। तो मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि अभी तक हम लोगों को जो बताया जा रहा है, हमको भ्रमित किया जा रहा है, उसको जो है हमें करेक्ट पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक कल ही मैं किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है इनविजिबल रेनबो बाय आर्थर फर्स्टनबर्ग। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स 5G के बारे में बात की है, उनके द्वारा उत्पन्न हुए रोगों की बात की है। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था तो 1917 में जो उस वक्त पे रेडियो स्टेशन जो बन रहे थे वो उसका कारण था। ये इस किताब का सारांश है। और 5G वुहान में 2000 जो आप कहेंगे 19 में पूरा शहर 5G से कवर कर दिया। और उसके बाद में जो ये शुरुआत हुई, डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डिस्टर्बेंस इन द स्पेस, एथेरियल स्पेस, और उसके द्वारा जो विकृतियां आई, उसके द्वारा जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये भी एक चीज हो सकती है। लास्टली मैं समराइज करते वक्त ये कहूंगा कि वी हैव गॉट टू बी फियरलेस, वी हैव टू बी प्रैग्मेटिक। हमें अपनी सरकार से, हमारे जो है मतलब अधिकारियों से कहना है कि 360 डिग्रीज देखिए, डोंट गेट से मे बी कैरिड अवे विद द वंडरफुल सॉल्यूशंस व्हिच आर बीइंग इम्पोज्ड बाय मोटिवेटेड एंड स्पॉन्सर्ड मल्टीनेशनल्स। हमें अपने खुद की अपनी ताकतों को समझना चाहिए, सब लोगों को इस तरीके का स्पेस एंड स्कोप देना चाहिए। और होम्योपैथी जो एक अद्भुत काम करती है, एज वेल एज आयुर्वेद जो अद्भुत काम करती आ रही है, सभी की जो मतलब आपको गंगोत्री है, आयुर्वेद इज लाइफ साइंसेज की गंगोत्री है, उस सबको लेते हुए सिंपल, सेफ, सेन, सस्टेनेबल एंड स्प्रेडेबल सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करना चाहिए। इससे जो है व्यक्ति भी बचेगा, परिवार बचेगा, समाज बचेगा, देश बचेगा। और हमें अपने को अब बचाने की जरूरत है। ये मैं कह नहीं सकता, कहना नहीं चाहता। There can be an insidious, there can be a nefarious game of many forces inimical to our country. हमको अपने आप को बचाना है और दूसरों को बताना है कि हम घबराएंगे नहीं, हम दबेंगे नहीं। और जैसे जो है खादिर साहब ने जैसे पहले कहा कि टोटल डेथ्स so far are 4,000 per day, whereas in India we lose 7.8 people per thousand of population. हर साल हमारे यहाँ पे 1,20,00,000 मौत होती हैं और उसके कारण करीब 40,000 मौत रोज होती हैं। 40,000 में 4,000 हो गई, जिसमें जो मैं कहूँगा गलत तरीके से कोरोना डेथ बता रहे हैं। और कोरोना डेथ बहुत कम है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमको डिसिप्लिन और दूसरी सब जो मैंने जो बातें की उन चीजों का करना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर दत्त को फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब मजा आ गया, बिल्कुल सत्यनारायण जी जबरदस्त। मेरे पास प्रश्न ढेर सारा 500 प्रश्न आ गए हैं, मुझे मालूम नहीं मैं कैसे दे पाऊंगा। ये बात है कि मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खेती विरासत मिशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे से लगातार स्वास्थ्य की संप्रभुता, ये आजादी की लड़ाई है देश की, हम स्वास्थ्य की आजादी की लड़ाई में मिलके काम करेंगे। हमारा नेतृत्व डॉक्टर खादर वली साहब, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, श्री सत्यनारायण जी, शिवांग जी, हितेश जानी जी ये कर रहे हैं और ये जन जन की लड़ाई बननी चाहिए। सो आप लोग YouTube से जुड़ के भी इस पूरे माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं अगले वक्त और मैं ये कहूंगा, मैं जो मेरे पास प्रश्न आए हैं वो 500 के आसपास प्रश्न आ गए हैं, मालूम नहीं कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा उसका। आगे आए तो नहीं ले पाएंगे 500 प्रश्न कम से कम। अभी फेसबुक पे भी खेती विरासत मिशन का पेज है, लोका आयुर्वेद का भी पेज है, और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का भी है, और डॉक्टर खादर वली साहब का भी पेज है, शिवांग जी का भी है। तो इन सब पेजेस को आप लाइक कीजिए, खोजिए, इन सब लोगों को सपोर्ट कीजिए। कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, देखिए इस वेबिनार में हम अनम्यूट नहीं कर सकते, ये हमारी कृपया मजबूरी समझिए। एक बार बात हो, आप मुझे अगर डिटेल नंबर हमने दिया है, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप अपना जो क्रेडेंशियल्स, अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं देखूंगा उसको हिसाब से मैं अनम्यूट करूंगा। अब मैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी को रिक्वेस्ट करूंगा। अमर सिंह आजाद जी,
अपनी बात रखें। डॉक्टर अमर सिंह आजाद। आजाद साहब। जी 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 जी, नमस्कार जी सबको। तो मैं थोड़े से बस कैमरे में देखिए। कैमरे में देख रहा हूँ। तो जो जो कुछ चीजें, जस्ट बुलेट पॉइंट्स, कुछ बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारी बातें करने वाली। जैसे मैं शुरू में वही बात दोस्तों को रिमाइंड कराऊंगा कि डॉक्टर चौधरी ने कही कि एविडेंस क्या है। जैसे शुरू में इन्होंने कहा कि वो जो टच वाली बात आई कि टच करने से फैलती है ये सब, और जो उसमें जो सैनिटाइजेशन और जो पागलपन निकला है कि किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, सब्जियों को भी धोना, फलों को धोना, वो पागलपन देखो बाद में जाके सारे का सारा हम शुरू से कह रहे थे कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि जो साइंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी है वो फ्लू वायरस के बारे में कहती है कि बेसिकली एरोसोल से स्प्रेड करते हैं ये। और एरोसोल से जब भी कोई हम लोग बात करते हैं या सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से जो पफ निकलती है उसमें से हजारों लाखों करोड़ों वायरसेस बैक्टीरिया होते हैं, वो हवा में चले जाते हैं। और उस हवा में जो हवा कॉमन होती है, तो उस हवा में जो भी सांस ले रहा है उसको पॉसिबिलिटी होती है उसमें उसके अंदर वायरस जाने की। तो इन लोगों ने उसको उस बात को तब ये नहीं माना और एक पागलपन क्रिएट किया, जिससे वो ऐसा निकला कि लोग सब्जियां और फल भी उसको केमिकल से धो के खाने लगे। तो बाद में सीडीसी ने खुद अभी बहुत ही क्लियरली मान लिया कि ये टच से नहीं होती। इसी तरह से लेंसेट की स्टडी में जो स्टडी लगी है कि ये इवन बिग ड्रॉपलेट से भी नहीं होती। दैट मींस डायरेक्ट माउथ टू माउथ, कि मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, मेरे मुंह से निकल के उससे मुंह में जाएगी, ऐसा भी बहुत कम होता है। जनरली क्या होता है कि ये मुंह से निकलती है, हवा में जाती है, हवा में जो भी सांस ले रहा होगा तो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्प्रेड नहीं रोकी जा सकती। जब वो हवा का पार्ट ही बन रही है, बहुत सारे लोग उसमें सांस ले रहे हैं और उस सांस में बहुत सारे लोगों के अंदर से वो वायरस जो भी बाकी वायरस बैक्टीरिया के साथ हवा में आ रही है, तो जो भी सांस लेगा उसके अंदर जाएगी वो। इसकी स्प्रेड को रोकना हम शुरू से कह रहे थे, मैं और मेरे लाइक माइंडेड जितने डॉक्टर चौधरी और सब हम लोग कह रहे थे कि इस वायरस की स्प्रेड को आप नहीं रोक सकते, इसको सिर्फ स्लो किया जा सकता है थोड़ा सा, और उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि जो नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और सीरियस केसेस थी वो बहुत कम थी तब। तो इसलिए इसकी स्प्रेड को रोकने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन और मास्क, ये सारे का सारा कहीं ना कहीं कोई एविडेंस नहीं है इसकी। तो एविडेंस नहीं है कोई भी कि मास्क कोई आपको प्रोटेक्ट करती है, कोई एविडेंस नहीं है कि लॉकडाउन उसको आपको बचाएगा, कोई एविडेंस नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं जो पूरे का पूरा एविडेंस इसके बारे में है नहीं कोई भी। तो ये बात मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ। दूसरी बात आ गई वैक्सीनेशन की। शुरू से हम लोग कह रहे हैं, डॉक्टर चौधरी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, शुरू से हम लोग हमारे ये म्यूटेशन होगी। आप कह रहे हैं ये फ्लू वायरसेस सब वायरसेस में होता है, लेकिन फ्लू वायरसेस में पर्टिकुलरली ज्यादा होता है क्योंकि ये बहुत क्विकली स्प्रेड करती है। जो भी वायरस बहुत क्विकली स्प्रेड करेगी, जितने होस्ट में से निकलेगी वो उतने होस्ट का डीएनए यूज करेगी। तो अंडरस्टूड है, नेचुरल है कि ये वायरस म्यूटेट कर जाएगी। जब वो 20-30 होस्ट में से गुजर जाएगी, उसका ईच होस्ट का डीएनए यूज करना है उसने। अब ये क्यों म्यूटेट नहीं करेगी? अगर ना म्यूटेट करे तो बड़ी स्ट्रेंज बात होगी। तो ये म्यूटेशन इज वेरी मच इनबिल्ट इन द नेचर ऑफ द फ्लू वायरसेस। तो इसकी म्यूटेशन होनी है। पहली बात तो उस पर्टिकुलर वायरस की म्यूटेशन हो जाएगी, तो इसका मतलब है जो जब तक ये वैक्सीन आएगा तब तक वो वायरस बदल चुकी होगी, इसलिए इसका कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन नहीं बन सकता। दूसरी बात, फ्लू करने वाली वायरस की गिनती बहुत ज्यादा है और उसके सिम्टम लगभग वही है। वो कहीं ना कहीं वही फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं, वही निमोनिया होता है, वही सारे का सारा जो सारा फिनोमेना है। आप एक वायरस का वैक्सीन बना दोगे तो अगले फ्लू सीजन में आप पाओगे कि फ्लू वैसे की वैसे होगा और तब ये कह देंगे ये तो आप तो कोई और वायरस है। अब क्या मतलब है? क्या इसका मतलब कोई इफेक्टिव वैक्सीन इसका बन नहीं सकता। दूसरी बात, वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स की बात है। साइड इफेक्ट के बारे में हम शुरू से कह रहे थे कि इसके इमीडिएट साइड इफेक्ट्स तो आएंगे, इंटरमीडिएट जो आएंगे वो भी आएंगे, और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट के बारे में कुछ प्रेडिक्शन हो नहीं सकती अभी, क्योंकि ये जो mRNA बेस्ड वायरसेस हैं
जो जो वैक्सीन है ये बहुत ही डेंजरस है। आरएनए बेस्ड वैक्सीनेशन बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये डीएनए को मॉडिफाई करने की कैपेसिटी रखते हैं और उसमें एक ऐसे प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं जो बाद में हार्म करेंगे हमको। ऑटोमिन फिनोमेना वैसे ही बहुत बढ़ रहा है समाज में, और इतनी ज्यादा बीमारियां ऑटोमिन हो रही है, और ऐसे ये जो ऐसा हम करेंगे तो ऑटोमिन बीमारियां और भी बढ़ेंगी। तो ये कहीं ना कहीं अभी प्रूव हो गया। अभी वो जो अभी हमने वो किया है, तो वो यहाँ तक उसने कह दिया कि होल ऑफ द ह्यूमैनिटी कैन बी डेसिमेटेड, ये वर्ड यूज किया माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने अभी जो साग वाला आर्टिकल आया जो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही डेंजरस पॉसिबिलिटी है कि ये वाला वैक्सीन जो जो चल रहा है, इसके अगर मास वैक्सीनेशन हम करेंगे, एक साइंटिस्ट का व्यू पॉइंट था कि अगर हम मास वैक्सीनेशन करते हैं तो हम एक स्टेप मिस कर देते हैं। मान लीजिए जो जो इस कोरोना वायरस ने इम्यूनाइजेशन करनी थी, हार्ड इम्यूनिटी करनी थी, वो हार्ड इम्यूनिटी आपने नहीं करने दी, तो आपने वैक्सीन लगा दिया। मान लीजिए उससे थोड़ी सी सीरियस और वायरस आ गई, तो वो आप एक स्टेप नीचे रह गए, तो आपको वो डिजीज और ज्यादा सीरियस होगी। तो ये कहीं ना कहीं ये जो पॉसिबिलिटीज है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया, और कमर्शलाइजेशन और बाकी पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है जिसकी बात हुई अभी की है सत्यनारायण जी ने, तो वो सारी की सारी बातें वो प्रीडोमिनेंट है। तो ये कहीं ना कहीं हमको ये सोचना है कि ये वैक्सीनेशन वाला बात हमको क्लियरली अपोज करनी चाहिए, वैक्सीन नहीं लेना है। और वो जो पॉसिबिलिटी आ गई कि फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज की जो साइड इफेक्ट्स आएंगे उससे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, थर्ड डोज के उसके भी स्ट्रांग होंगे, और ये लोग कह रहे हैं कि हर साल 2 या 3 डोजेस देंगे। अभी पहले 2 डोज की बात कर रहे हैं, 3 की कर रहे हैं, और वो भी हर साल। और आप इमेजिन कीजिए कि आप यंगर जनरेशन को देने जा रहे हैं, इसकी ये पॉसिबिलिटी भी बनी रहेगी कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में साइड इफेक्ट आए ना आए, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी आ सकता है, क्योंकि आपने उसका डीएनए मॉडिफाई कर दिया। तो ये और वो सिचुएशन में हो रहा है जबकि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले ही बहुत डैमेज्ड है। पहले हमारे इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि बच्चे पैदा करने के लिए जो सारा प्रोसेस हम बहुत बार उसकी बात भी कर चुके हैं। तो ये वाला कहीं ना कहीं, तो ये मुझे लगता है कि हमको सारी बातें हमको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात, जिस ढंग से ये इसको लागू किया जा रहा है, बहुत ही जोर जबरदस्ती, बहुत ही ऑफिशियल गुंडागर्दी, और जो पूरे का पूरा स्टेट मशीनरी को, रिप्रेसिव मशीनरी को लगा करके जबरदस्ती टेस्टिंग करनी, जबरदस्ती वैक्सीन लगाना, रोज नए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इतनी ज्यादा फोर्स किया गया कि वो बेचारे सब लगवा रहे हैं, पुलिस वालों ने लगवाए, फिर हेल्थ वालों ने लगवाए, फिर वो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कंपेल कर रहे हैं। आज एक स्टेटमेंट आ गई कि सब कैदियों को लगाया जाएगा, कोई चाहे ना चाहे। ये कहीं ना कहीं एक फाशिस्ट टाइप ऑफ एटीट्यूड है कि आपकी बॉडी है, आप उसके अंदर एक कोई टीका नहीं लेना चाहते, आपकी फ्रीडम नहीं बची, अभी आपकी फ्रीडम नहीं बची। तो ये चिंता का विषय बहुत ही, तो ये वाली बहुत खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। कल आज ये वैक्सीन जबरदस्ती लगाएंगे, कल वो आपका जो प्रोटोकॉल इनका ड्रग्स का है वो आपको जबरदस्ती देंगे, परसों ये पर्टिकुलर कहेंगे कि होम्योपैथी वो जो अनसाइंटिफिक है, इसको हम मानते नहीं है, इसलिए आप होम्योपैथी, अब जर्मन होम्योपैथी का घर है, उसमें जर्मन में इन लोगों ने होम्योपैथी की जो बैन करवा दी। तो कल को नेचुरोपैथी को कहेंगे या डाइट को कहेंगे कि आप ये अनसाइंटिफिक है। तो ये पूरे का पूरा एक बहुत डेंजरस पोटेंशियल है इसमें। हम अगर अपोज नहीं करेंगे इसको अभी इस स्टेप पे, तो ये आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक रूप में हमारे सामने आ सकता है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इकट्ठे हो, एक साथ आए, एक आवाज बने, इसके लिए सीखें, और एक आवाज में आके हम जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है आयुर्वेदा पे बेस्ड है या ह्यूमन बॉडी के बेस्ड है, या जो वायरसेस और माइक्रोबियल लाइफ की क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो भी बोगस है इनकी। माइक्रोबियल लाइफ ऐसे थोड़ी होती है जो वायरस को हमारे दुश्मन है। तो वो कहीं ना कहीं वो भी हमको सीखना है कि वो जो माइक्रोबियल लाइफ है, वायरसेस है, ये नेचुरल होते हैं, ये हमारे बॉडी का पार्ट एंड पार्सल है। हम कब वो बीमारी की शक्ल लेते हैं, जब हम लोग वीक होते हैं। बेसिकली वी आर एट फॉल्ट। हमारी जब इम्यूनिटी वीक होगी, हमारी बॉडी वीक होगी, तो हम बीमार होंगे। वायरस बैक्टीरिया तो घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे एनिमल्स आसपास में उनमें भी है, वो मिट्टी में भी है, वो पानी में भी है, वो हवा में भी है, तो सब जगह होते हैं। इससे वेल नोन थिंग, स्टडीज ने प्रूव किया है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर HIV वायरस की भी होती है, हेपेटाइटिस C की वायरस भी होती है, B की वायरस भी होती है, लेकिन वो बीमार नहीं होता। TB का बैक्टीरिया तो बहुत पुराना प्रूव्ड है कि लगभग पूरी की पूरी पॉपुलेशन के अंदर TB का बैक्टीरिया जाता है, लेकिन बीमार कितने लोग होते हैं? 1%। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं ये जो फिनोमेना है, ये जो कुक किया गया है, जो कंकॉक्ट किया गया है, जो स्क्रिप्ट लिख के
फिर वो स्क्रिप्ट की पूरी जो फिल्म है वो हमारे ऊपर चलाई जा रही है, और उसमें हिंदुस्तान इज द वर्स्ट विक्टिम। मुझे आप कोई एक कंट्री बता दीजिए जिसमें ये पूरे का पूरा तांडव नृत्य हो रहा हो। अमेरिका जैसी कंट्री में, कनाडा जैसी कंट्री में वो जो नॉर्म्स गाइडलाइन जरूर है, लेकिन कोई भी इस ढंग से क्रिमिनलाइज करके, कोई भी डंडे मार के, मारपीट करके, चलान करके नहीं उनको इम्प्लीमेंट कर रहा। तो गाइडलाइन दे देते हैं, लोग फॉलो करते हैं बाय एंड लार्ज, और गाइडलाइन जब नहीं भी को फॉलो करता था, ये नहीं मतलब कि उसको पेनलाइज किया जाएगा। तो ये क्रिमिनलाइजेशन है, ये फिनोमेना इंडिया का फिनोमेना जो बहुत ही गंदी शक्ल में किया जा रहा है। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, कोलैटरल डैमेज है, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, और वो जो भूखमरी फैल रही है, और जो पूरे का पूरा बिजनेसेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पूरे के पूरी जो एक डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना है वो हो रहा है। और जो रियल इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमारी इम्यूनिटी बेस्ड है, वो तो इश्यूज है ही नहीं। जो ताजी हवा में जाना है, वो जो खुश रहना है, सोशलाइज करना है, क्लबों में जाना है, हंसना है, खेलना है, डांस करना है, अच्छी खेती के लिए काम करना है, तो वो सारे का सारा कहीं, तो ये सारे का सारा कहीं ना कहीं बहुत एक डिस्ट्रक्टिव मॉडल जो है, वो जो डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना फेस कर रहे हैं, इसके लिए हमको इकट्ठे होने की जरूरत है, एक साथ आने की जरूरत है, और हम एक दूसरे से सीखेंगे और एक साथ आके इन चीजों का विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बात यह है कि ये हमारा ये जो हमारा एक गठजोड़ जो बना है, ये जिस प्रकार से हमारी एक संस्था बनी है, एक अलायंस बना है, मैं इसका ये लोगो शेयर कर रहा हूं, नेचुरल इम्यूनाइजेशन सपोर्ट अलायंस, नीसा। और इसके जो स्टीयरिंग कमेटी मेंबर्स हैं, उसमें डॉक्टर खादर वली साहब, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर हितेश जानी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर शिवांग, डॉक्टर तरुण कोठारी, सत्यनारायण जी, ये तमाम लोग इसकी स्टीयरिंग कमेटी के नेता हैं। तो हमारे बीच अंबर जी और अंबर कोयरी और योहान जी भी हैं, लेकिन हम पहले सुनेंगे एक बार डॉक्टर तरुण कोठारी को। कोठारी साहब, आप अनम्यूट कीजिए। और आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है क्या कोई? तरुण कोठारी जी, तरुण कोठारी है ना, डॉक्टर तरुण कोठारी जी नहीं है, लाइन में तो है, लेकिन म्यूट नहीं हो। तरुण कोठारी जी, हाँ, आप वो हैं, उनको कोर्स तो है ना? है। ये तरुण कोठारी जी, अच्छा, मैं जब तक तरुण कोठारी जी आते हैं, मैं योहान और अंबर को कहूंगा, क्या रिसर्च डेवलपमेंट है, क्या नई बात है, लोगों को जब ब्रीफ करें। योहान और अंबर कोयरी। हाय, गुड इवनिंग। हम लोग तो मुंबई से हैं, लेकिन करंटली दिल्ली में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग तो ज़्यादा ही डरे हुए हैं, एक नहीं 2 मास्क पहन रहे हैं। तो हम लोग मजाक करते हैं कि भाई अगर 3rd वेव आएगा तो 3 मास्क, 4th वेव आएगा तो 4 मास्क, 5th वेव आएगा तो 5 मास्क, तो ऐसा सिलसिला चलता रहेगा इधर। तो यही मास्क के बारे में बोलेंगे तो शायद डिलीट हो जाएगा अकाउंट ही। तो एक ही लाइन बोलता हूँ कि मास्क के बारे में स्टडी कर लीजिए, और मास्क आपको कोई हिसाब से हेल्प नहीं करेगा। जो कोरोना वायरस का साइज है वो काफ़ी छोटा है, और मास्क का जो पोर्स है काफ़ी बड़ा है, तो कोई भी हिसाब से नहीं करेगा। इसके बारे में आगे योहान कुछ बोल देगा, प्लीज। सो पहली बात तो मैंने आई थिंक लास्ट ईयर हम लोग ने काफ़ी मतलब डिटेल वीडियोस बनाए थे मास्क पे, पर क्योंकि यूट्यूब कंटिन्यूसली उसके वजह से हमारे यूट्यूब वीडियोस निकाल रहा था, सो फिर उस पर वीडियोस बनाना इतना मैंने कम कर दिया। फिर हम लोग उसके बारे में ज़्यादा पर्सनली बात करते थे और लिखते थे। पर अभी जाके 1 साल के बाद काफ़ी ठोस सबूत आया है कि मास्क से नुकसान होता है, और ये सिर्फ भारत मतलब अब्रॉड पब्लिश नहीं हुई है दूसरे देशों में, पर भारत में भी इसके 2 रीसेंट स्टडीज अभी पब्लिश हुई है, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहता था। पिछले साल तक सिर्फ मास्क जो काम नहीं करते हैं उसका सबूत काफी ठोस था, पर जो नुकसान थे मास्क के उसका सबूत लास्ट ईयर इतना स्ट्रांग नहीं था। पर 1 साल में मास्क का विज्ञान काफी एडवांस हुआ है, मतलब रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप के मास्क पे स्टडीज की है।
तो एक है ये 2021 की स्टडी है, भारत में हुई थी। इसका टाइटल है इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ फेस मास्क ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये भारत की स्टडी है, पैंडेमिक के टाइम पे फेस मास्क का जो प्रभाव है उसको हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब जो हॉस्पिटल में सारे पार्टिसिपेंट्स को इधर सर्जिकल मास्क या N95 रेस्पिरेटर मिनिमम 4 घंटे पर दिन पहनाया गया था। टोटल 250 हेल्थ केयर वर्कर्स थे ये स्टडी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जो रिजल्ट मिले थे उनको थे कि जिन्होंने मास्क पहना था उनको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा था मुंह के पास, तो 67% था वो। उनको डिफिकल्टी हो रहा था सांस एक्सर्शन में 58% तक। उनको 56% ज्यादा एक्ने था और 52% ज्यादा इचिंग नोज था। तो स्टडी सजेस्ट करता था कि प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ फेस मास्क इंड्यूसेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ऑन एक्सर्शन, और अभी हम देख रहे हैं कि सबका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। सो ये एक ठोस, अभी ऐसा नहीं है कि एक थोड़ा कोई मैकेनिस्टिक स्टडी है या कोई थियरी है, इसको साइंटिस्ट साबित कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटल में लोग बोलते रहते हैं ना यार कि डॉक्टर्स को मतलब मास्क काम नहीं करते, डॉक्टर्स क्यों पहनते हैं, डॉक्टर्स को तकलीफ नहीं होती क्या? तो इसके बारे में भी मैं दूसरी स्टडी में बात करूंगा, क्योंकि इन्होंने देखा पीपीई किट का प्रभाव क्या होता है डॉक्टर्स पे, और ये भी इंडिया में हुआ था। तो ये 2020 की स्टडी है, इसका टाइटल है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब पीपीई इंड्यूस्ड फेशियल डर्मेटोसिस, मतलब स्किन की मतलब प्रॉब्लम्स मुंह पे इन हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब जो हॉस्पिटल में काम करते डॉक्टर्स वगैरह, इन मैनेजिंग कोरोना वायरस डिजीज 2019। सो 24 मार्च 2020 से लेके 16 अप्रैल 2020 तक we came across 43 patients comprising physicians, nurses, paramedical staff जो इन्वॉल्व थे कोविड-19 पेशेंट्स को मैनेज करने में। commonly noted dermatosis were irritant contact dermatosis, मतलब अभी ये अलग-अलग टाइप के इनको स्किन इश्यूज हुए थे। गॉगल्स ये बोल रहे थे कॉमन कल्प्रिट थे, जो पीपी किट में गॉगल्स पहन रहे थे उससे एक टाइप पेशेंट में प्रूराइटिस मतलब इचीनेस हो रहा था और रेडनेस हो रहा था काफी मुंह पे। तो ये अभी मतलब लास्ट ईयर तक हम बोल रहे थे कि इससे हेडेक्स बढ़ जाते हैं। तो मास्क का अगर आप साइंटिफिक लिटरेचर को पढ़ोगे जाके कोई भी पबमेड या ऐसे क्या है डेफिनेटली हेडेक तो पैदा करते ही है, और अभी बहुत सारे विज्ञान पब्लिश हो गया है कि ये सांस लेने में भी दिक्कत करते हैं और स्किन इश्यूज पैदा करते हैं, डेंटल इश्यूज पैदा करते हैं। सो अब ये थियरी रह नहीं गया है। तो एक बात तो ये लोग साबित नहीं कर सकते इनके मास्क काम करते हैं, ऊपर से ये लोग बोलते हैं अभी 2 मास्क पहनो, जैसे अंबर भाई बोल रहे थे अभी फ्यूचर में 3 मास्क बोलेंगे, जैसे वेव्स आते रहेंगे उसके हिसाब से कैसे करें? तो पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि मास्क को निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक हम वायरसेस से छुप नहीं सकते। ये जैसे मैं मानता हूँ कि बुरे वायरसेस भी होते हैं, अच्छे वायरसेस भी होते हैं। तो जो बुरे वायरसेस भी है वो हमारे मित्र हो सकते हैं अगर हमारा टेरेन जो है, हमारी इम्यूनिटी जो है, हमारे जो भी फैक्टर्स है विटामिन डी जैसे और दूसरे फैक्टर्स, हम जहां तक उसको सही रखेंगे, हमारा न्यूट्रिएंट डेंस डाइट खाएंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स विटामिन मिनरल्स बॉडी को चाहिए वो उसको मिलेंगे, तो हमें ये सारी चीजें अफेक्ट नहीं कर सकती, इनफैक्ट हमें ये उल्टा मदद करेगी। सो मुझे मास्क के बारे में इतना ही बोलना था। आई थिंक अंबर अभी थोड़ा टेस्टिंग के बारे में भी बात कर सकते हैं। आज का टॉपिक है क्या कोरोना का डर भगाने के लिए। तो कोरोना का डर 2 चीज से आता है। फर्स्ट तो कोरोना का डर आता है मीडिया से। मीडिया हमको बता रही है रोज इतने केस हुए, इतने केस हुए, इतने केस हुए। तो अब ये केस क्या है? अभी बैंगलोर का हेडिंग देता हूं मैं, 95% ऑफ पेशेंट्स आर असिम्प्टोमेटिक। तो मतलब वो असिम्प्टोमेटिक है तो पेशेंट कैसे हुए? बॉम्बे में आता है फिगर 85% पीपल आर असिम्प्टोमेटिक। तो अभी किसी ने, डॉक्टर साहब ने बताया असिम्प्टोमेटिक का मीनिंग ही नहीं है। असिम्प्टोमेटिक यानी आप हेल्दी हो, आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं। तो हेल्दी पीपल, व्हाट वी हैव टू राइट इज हेल्दी पीपल, नॉट असिम्प्टोमेटिक पीपल। तो हम लोग सब हेल्दी है। और पीसीआर जो मशीन है, योहाना मैंने अलग से एक पेपर किया है, एक यूट्यूब वीडियो है। पीसीआर मशीन में सब लोग ध्यान दीजिए कि अगर आपका 24 के ऊपर स्कोर है, 24 सिटी वैल्यू, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू राइट साइड में लिखा रहता है, उसका अगर 24 के ऊपर है तो आपको बेसिकली कुछ नहीं है। तो 30 to 80% फॉल्स पॉजिटिव आता है। और अगर आपको साधारण कुछ होगा तो होगा, नहीं तो अदरवाइज आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। हम जो देख रहे हैं अभी, जितने केसेस के नंबर्स आते हैं, कोई डेटा हमको मिला है थोड़ा सा, उसमें अराउंड 80% पीपल 25 के ऊपर है। सो अगर आप उसको निकाल दो तो 3.5 लाख 4 लाख का जो केस फिगर आ रहा है वो 30,000 40,000 ही केस फिगर हो जाएगा। तो जिसके लिए
लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसके लिए पैंडेमिक बोला जा रहा है। अभी हमने पढ़ा दिल्ली में 1 हफ्ता से और लॉकडाउन बढ़ाया गया, मुंबई में 15 तारीख तक है, पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये सब पूरा केस नंबर्स पे है। और मुंबई में क्या हुआ था, मार्च से टेस्टिंग बहुत बढ़ा दिया गया था। हमारे मुंबई में 1 लाख टेस्टिंग से 1.5 लाख टेस्टिंग कर दिया गया था, फोर्स टेस्टिंग कर दिया गया था, बस स्टैंड में, मॉल्स में, ट्रेन्स में, सब जगह पे टारगेट दे दिए गए थे म्युनिसिपल ऑफिसर्स को। तो जब इतना टेस्टिंग आप करोगे तो अराउंड 20% 25% पॉजिटिव रेट आता है उसमें, तो आपके उतने पॉजिटिव आते गए। ये नहीं कि उन लोग बीमार हैं, हेल्दी लोग, कुछ नहीं है उनको, लेकिन टेस्ट बताता है, बिकॉज टेस्ट उस हिसाब से बना हुआ है। टेस्ट एक क्वालिटी भी नहीं है, बट टेस्ट का एक रीडिंग पैरामीटर प्रॉपर होना चाहिए। आज ICMR 35 साइकिल्स तक टेस्ट करती है, तो उसको अगर हम 24 कर दे या 25 कर दे तो आपका टेस्ट रेट काफी कम हो जाएगा। योहान आगे बोलेगा इसमें। या टेस्टिंग कम करने की तो बात एक है, पर पहली बात तो स्वस्थ लोगों को टेस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर अमर सिंह आजाद भी बोल रहे थे कि स्वस्थ लोगों के बॉडी में ऐसी स्टडीज की गई है जहाँ पे पाया गया है कि उनके बॉडी में HIV है, हेपेटाइटिस है, HPV है, ऐसे बहुत टाइप के डिजीज कॉजिंग लंग्स इन्फेक्शन कॉज करने वाले वायरसेस भी स्वस्थ लोगों में होते हैं, जैसे रेडोंडो वायरसेस है, ये भी स्वस्थ लोगों में होते हैं। तो पहली बात तो स्वस्थ लोगों को टेस्ट करने का कोई बेसिस ही नहीं है। ये एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन का जो पूरा मिथ फैलाया गया है, और इसको भी अभी आप देखोगे तो ICMR के जो डायरेक्टर है और जो भी अथॉरिटीज में है, के विजय राघवन का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था कल, तो यही बोल रहे थे कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उसको अभी कर्ब करना है। तो मैंने एसिम्प्टोमेटिक और प्री सिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन की स्टडीज एनालाइज की है, जो हमने डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था, उसमें वो सारी स्टडीज को काफी डिटेल में एनालाइज किया है। और ऐसा कोई सबूत नहीं है कि स्वस्थ लोग कोई इन्फेक्शन फैला सकते हैं, या ये लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपको लक्षण होने के बराबर पहले आप फैला सकते हो। मतलब आपको लक्षण अगर 4-5 दिन के बाद होने वाले हैं, तो अब से लेके 4-5 दिन में आप फैला सकते हो, आपको लक्षण है नहीं तो भी। इसका भी कोई सबूत नहीं है। जो भी सबूत इन्होंने प्रस्तुत किया है उसको काफी डिटेल से हमने रिफ्यूट किया है, और उसकी जो भी स्टडीज की फ्लॉज है उसके बारे में भी लिखा है। एक और बात बोल दूं, अभी लोग कह रहे हैं कि सबका ऑक्सीजन कम हो रहा है। सो एक तो पहली बात तो हम सोचते हैं कि अभी इतना हाइप हो गया है, सो काफी लोग ऐसे बात करते थे कि पहले किसी को ऑक्सीजन का इश्यू होता ही नहीं था। अभी मे बी ज्यादा हो रहा है, इसके पीछे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा मे बी आपको सोचने पे मजबूर करना चाहता हूँ कि क्यों अभी ऐसा हो रहा है। पहली बात तो इसके पहले कोई ऑक्सीमीटर रख के कोई सब पागल जैसे 2-2 घंटे में ऑक्सीमीटर चेक नहीं करते थे। ये ऑलमोस्ट पहला टाइम है हिस्ट्री में जहाँ पे सबको डराया गया है कि अपने घर पे ऑक्सीमीटर रखो और उसको कंटिन्यूसली चेक करते रहो। सो ऑफ कोर्स आप इतने लेवल पे अगर लोगों को टेस्टिंग का साधन दे दोगे, जैसे PCR भी है, PCR के टाइम के पहले और ये मास टेस्टिंग हुआ उसके पहले क्या पता था हमें कि किसके बॉडी में कौन सा वायरस है। अभी जाके सबको PCR कराया तो पता चल रहा है कि SARS-CoV-2 निकल रहा है, उसका टुकड़ा जो भी है वो PCR ढूंढ के सब में निकाल रहा है। ऐसे ही करके अभी ये ऑक्सीमीटर का भी मामला है कि पहले हो नहीं रहा था, अभी हो रहा है। बाकी ऑक्सीजन लेवल किसी के बॉडी में कम होने के अनेक कारण है। इसमें COPD आता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आता है, एम्फीसीमा आता है, ARDS आता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको ये लोग 1 साल से बोल रहे हैं कि कोविड से होता है, पर एक्यूट ARDS के भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं। न्यूमोनिया भी ARDS कॉज कर सकता है, सेप्सिस भी है ARDS कॉज कर सकता है, एस्थमा होता है, कोलैप्स लंग होता है, अनीमिया होता है, मतलब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, उसमें भी ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स कम हो सकते हैं, हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, हार्ट डिजीज में हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। तो बस अभी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल लोगों का कम हो रहा है, और फिर जाके लोग PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, उनका पॉजिटिव आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि उसके वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। बट आपको समझना चाहिए कि टेस्ट क्या ढूंढ क्या रही है, वो PCR क्या ढूंढ रहा है एग्जैक्टली, वो वायरल फ्रैगमेंट ढूंढ रहा है, वो पूरा वायरस ढूंढ नहीं सकता। तो आपको अगर किसी में इन्फेक्शियस वायरस ढूंढना है और आपको देखना है कि उसमें इन्फेक्शियस वायरस प्रेजेंट है, तो PCR उसके लिए बना ही नहीं है। बिकॉज PCR का जो साइज है, जो DNA या RNA के फ्रैगमेंट को वो ढूंढता है, उसका बस 25 बेस पेयर होता है, और वायरस का जो पूरा सीक्वेंस है वो ऑलमोस्ट 29,700 बेस पेयर लॉन्ग है। तो PCR पहली बात तो पूरा वायरस ढूंढ ही नहीं सकता, तो वो वायरस का सिग्नेचर ढूंढ रहा है बेसिकली। और वो ढूंढने से आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको किसी में टुकड़ा मिल भी गया तो उसकी वजह से उसको हेल्थ इश्यू हो रही है। हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्लोटिंग वायरसेस है, आप अगर काफी सारे वायरसेस बैक्टीरिया का PCR कराओगे, आपको काफी पॉजिटिव मिल जाएंगे, काफी नेगेटिव मिल जाएंगे। सो ये जो भी एक्सेस फियर का अभी जो सिचुएशन चल रहा है, शॉर्टेजेस चल रही है। वाइंड अप कीजिए जरा।
जी 1 मिनट लगेगा। ये बेसिकली हाइप की वजह से हो रही है, क्योंकि एक बार लोग डर जाते हैं और जो शॉर्टेज का माहौल हो जाता है, स्कैरसिटी का माहौल बन जाता है, फिर लोग होर्ड करना चालू कर देते हैं। इसलिए भी बहुत सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर होर्ड कर रहे हैं और ये सारी दवाइयाँ होर्ड कर रहे हैं। तो आधा क्राइसिस तो आप जब लोग डर जाते हैं कि शॉर्टेज होने वाला है, और लोग खुद शॉर्टेज आधा क्रिएट कर देते हैं। सो आई वुड एनकरेज एवरीवन कि हमें अपना लेफ्ट ब्रेन जो है, लॉजिकल ब्रेन, रैशनल माइंड, उसको ये टाइम पे एक्टिव रखना है, बिकॉज जो इमोशन में सकम हो रहे हैं लोग और सोच नहीं रहे, उसके वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो अगर हम हमारा रीजन थोड़ा अपने साइड पे रखेंगे और क्रिटिकली सोचेंगे, सो आई थिंक हमें ये टाइम पे बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। हाँ, धन्यवाद। डॉक्टर तरुण कोठारी, तरुण जी। डॉक्टर तरुण कोठारी, मुझे लगता है कि शायद वो क्लिनिक में ही है, पर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। मैं पैनलिस्टों से क्वेश्चन शुरू करूंगा। पहला क्वेश्चन रूपनीत कौर से आया है, अमृतसर से, और रूपनीत कौर ने कहा है, मैं अगर क्योंकि रूपनीत को जानता हूं तो मैं इसको अनम्यूट कर सकता हूं, लेकिन बहुत ब्रीफ में, कोई भाषण नहीं, सीधा टू द पॉइंट, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा बीच में ही। सॉरी सुसे, अनम्यूट कर रहा हूँ रूपनीत तुमको। सीधा क्वेश्चन। जी, सभी को नमस्ते। मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, एक क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन ये थी कि हमने देखा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, उनके टच में जो उनके पेट एनिमल्स हैं, या जैसे गायें हैं, या जिन्होंने घर में कुत्ते पाल के रखे हैं, जब घर का मालिक जो है या घर के लोग वैक्सीनेटेड होके आ रहे हैं, तो उनके जो पशु है वो बीमार हो रहे हैं। तो ऐसा अभी हमने 7-8 ऐसे केसेस लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। किसी की गाय बीमार हो गई, किसी के जो बिल्लियां हैं वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हैं। तो एक तो मुझे इसके बारे में जानना था कि अगर एक्सपर्ट्स कुछ बता सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा मेरा जो क्वेश्चन था, और वो था कि अगर जो वैक्सीनेशन का सारा डिस्कोर्स है, उसमें हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों की जो डॉक्टर्स हैं उनकी वीडियोस में वो बता रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है, इसमें इंटरनेट ऑफ बॉडीज, या जिसको नैनो पार्टिकल्स बोला जा रहा है, वो इंजेक्ट किए जा रहे हैं। तो इन फ्यूचर में जो WEF का ट्रांस ह्यूमनिज्म का एजेंडा है, वैक्सीन्स उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये सारे वैक्सीन के डिस्कोर्स में, कोरोना के डिस्कोर्स में, क्या उस चीज को शामिल हम इंडिया में कर रहे हैं या उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं? ये दो मेरी क्वेरीज थी। ठीक है, ये कोई भी या हितेश जानी जी, कोई भी पैनलिस्टों में से कोई भी। साहब, जानी साहब, कोई भी बोले। देखिए यहाँ पे आई वांट टू गिव वन इनपुट। जो आप अभी बोल रहे हैं कि उनके एनिमल भी बीमार पड़ गए हैं, तो जाहिर सी बात है बीमार पड़ गए तो ये वैक्सीन, जैसे मैंने शुरू में बताया था आज इस लेक्चर में मेरे पार्ट में, कि जो वैक्सीन जो लगा के आते हैं, मतलब वो अपने इच्छा से वायरस को बॉडी में डाल रहे हैं, तो वो खुद भी बीमार पड़ते हैं और खुद भी वायरस को फैलाते हैं। अब एनिमल क्यों बीमार पड़ रहे हैं? आपने देखा पिछले 1 साल में किसी भी एनिमल ने मास्क नहीं लगाया, लेकिन कोई एनिमल बीमार नहीं पड़ा। लेकिन ये सही बात है, हम लोग रोज अबाउट 200 पेशेंट हम देखते हैं, और जो लोग वैक्सीन लगाने के बाद बीमार पड़ते हैं उनका हम अलग से कॉलम बनाया हमारे फॉलोअप फॉर्म में, तो हमें पता चल जाता है ये वैक्सीनेटेड है और बीमार है, और फिर हमारे पास आ रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो आपकी है, ये ऑब्जर्वेशन मेरी भी है। तो ये क्यों है, इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देकर इसको खत्म करता हूँ। कि एक बात मानिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ICMR ये वैक्सीन के अंदर क्या डाल रहे हैं, इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते अगर आप इनके पास्ट की हिस्ट्री को देखेंगे। और एस्ट्राजेनिका, इसने भी ये जो बोल रहा है क्या वैक्सीन के अंदर वही है, भरोसा नहीं कर सकते। कैसे? पास्ट में एस्ट्राजेनिका ने 12 बार, कम से कम 12 बार, जो ऑफिशियली प्रूव हो चुका है, जिसकी वजह से 4,500 करोड़ का जुर्माना वो दिया भी है, मान के कि वो जो डालती है वो छुपा के रखती है और बाद में वो एक्सपोज होती है। जैसे कीनिया में उन्होंने बोला था कि हम तो टिटनेस का वैक्सीन लगा रहे हैं, जबकि उसके अंदर एंटी फर्टिलिटी इंजेक्शन था, जो कीनिया के सरकार ने उस पे शोध किया और उनको
पता चल गया और उसी वक्त वो रोक दिया गया। ठीक उसी तरह से 2014 में गुजरात में, आंध्र प्रदेश में ICMR के और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ भी इन्वॉल्व थी। इन्होंने वैक्सीन बनाया, बोला कि हम तो एक कैंसर की वैक्सीन का हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन जिनके ऊपर दिया गया एक्सपेरिमेंटल, उनको बताया गया कि हम तो न्यूट्रिशन आपका बढ़ा रहे हैं इसलिए दे रहे हैं। लेकिन जब कुछ लड़कियां मर गई और कुछ बहुत बीमार पड़ गई, तब लोकल लोगों ने जब शोर मचाया, तब वो रोका गया। तो अभी भी जो वैक्सीन के अंदर है वो क्या है, वो तभी पता चलेगा जब आप इसको इंडिपेंडेंट जांच कराए। मेरी अपनी ओपिनियन है, इनके पास्ट के इतिहास को देखें, चाहे एस्ट्राजेनेका की, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, चाहे आप देखें ICMR की, तो पीछे भी उन्होंने ऐसा ही किया था कि बोला कुछ और उसके अंदर कुछ और पाया गया, ऑन रिकॉर्ड। तो वही चीज अभी भी हो सकती है। और ये शंका है, वो शंका इसलिए है क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि लोग जिस तरह से बीमार पड़ रहे हैं, जो वैक्सीनेटेड हैं और उनके आसपास वाले, इस तरह के बीमार नॉर्मली नहीं पड़ते हैं। अभी जो बीमार पड़ रहे हैं वो 10 दिन 15 दिन तक बीमार होकर फिर ठीक हो रहे हैं, जबकि पिछले साल या किसी भी साल फॉर दैट मैटर, फ्लू से हर साल बीमार होते हैं, हर आदमी एक बार होता ही फ्लू, तब हम 3-4 दिन में नॉर्मली रेस्ट ले लेते थे तो ठीक हो जाते थे। लेकिन अभी देख रहा हूँ वो प्रोलॉन्ग हो गया। तो आई सस्पेक्ट जो वैक्सीन के अंदर वायरस है, दैट इज नॉट द वायरस जो हमें बोला जा रहा है, दैट मे बी समथिंग एल्स, मे बी इंजीनियर्ड वायरस, और इसको एक्सपोज करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी कर सकती है। थैंक यू। हम एक खादर वाली साहब बोल रहे हैं। खादर वाली साहब, ये वैक्सीन का मामला बहुत साल से चल रही है। डोंट बिलीव दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। दिस वैक्सीन इज टोटली अनसाइंटिफिक, इट इज ओनली बिजनेस, कुछ भी नहीं है। और इस पे हम वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान नहीं है, और टेक्नोलॉजी इतना दूर अभी नहीं गई है। So don't be scared that they are injecting into you. These people are just business fellows. They may be injecting just water and saying that this is vaccine. But हम ये BCG इंजेक्शन हर बच्ची को दे रही है, उससे बहुत सारा साइड इफेक्ट्स हो रहा है। हमारा क्लिनिक में बहुत सारा बच्चों को हम पिछला 25 साल से एंटीडोट्स, होम्योपैथी में क्या है, ये सिम्टोमेटिक एंटीडोट लगा के हम बहुत सारा लोगों को हम ठीक किया है। सो आई एम अगेंस्ट ऑल वैक्सीन्स। नो वैक्सीन, वैक्सीन इज अ बिजनेस, इट्स नॉट साइंस। वो तो साइंस नहीं है। There is no science in it at all. See, poor Johan and these fellows are all trying to say that we are to want to disprove and all. There is nothing to disprove. It's a bogus thing. It is just business. So don't worry about taking vaccines. Vaccines से दूर रहिए और completely be talking against it. You have to talk against any vaccine. कुछ भी हो, कोरोना हो, BCG हो, MMR हो, all bogus things. These are all bogus things. हम जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाने का तरीका सोचना है। हमारा आयुर्वेद में और होम्योपैथी में, सिद्धा में बहुत सारे विधियां हमारे पास है। सो हम ये बात करना है। फर्स्ट जस्ट से वैक्सीन इज नॉट ए साइंस, इट इज अ बोगस थिंग, इट इज ओनली बिजनेस। सो सबको ये जानकर मनस्थिति को, आपका मनस्थिति को काम करना है। So don't think of vaccines, and we have to improve our general immunity by just getting exposed to various kinds of viruses and bacteria, and there are good bacteria which can regulate in our body. So don't think of all these things, and I understand there are political, there are biowar, all those things, but biowar is not that easy as chemical warfare. Biowar takes long time. I don't think we are yet there. I have done a lot of work. I know viruses, I know bacteria, I'm a microbiologist, all that. So we are still not that close, or we are very far away from that kind of. I do agree there are a lot of labs in the world that are doing this kind of research. I'm aware of it. But अब तो शंका मत कीजिए. Generally try to improve general immunity by following the natural principles. हमारा हितेश जानी का
प्रोटोकॉल्स है, विश्वरूप का प्रोटोकॉल्स है, हमारा भी प्रोटोकॉल्स है। इसमें हमारा पौधे पेड़ का ज्ञान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गिलाई हो, माचपत्री दैट इज आर्टिमिसिया हो, ये निक्टैंथस पारिजात हो, और पीपल हो, नीम हो, ऐसा हम हमारा बच्चों को ये ज्ञान, ये परिज्ञान हम दिला के उसका जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रोग्रेसिव पॉलिसीज एंड जनरल पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करना है। डरने का मामला कुछ भी हम नहीं बात करना है, डर को सामने करने का। लेट्स फाइट दिस स्टूपिड पागलपन। हाँ, अमर सिंह आजाद का बहुत अच्छा है, पागलपन हो रहा है। ये पागलपन क्या है? मनी मेकिंग पागलपन, सबको इसमें लग रहा है। See, everyone is greedy. That's how these things are happening. Why everyone is falling to trap to these things? Why vaccine? Because it's a business. So everyone has some thing to do and get some money. So starting from big WHOs to the fellows who are applying the vaccines here, we're all forced, and then the money is coming into picture. So it's a business. So let's understand it in that level. That's why everyone is getting involved. We are getting scared because people are interested in scaring you and trying to sell this. So let's do the opposite. Say this is a business model. Let's get to the natural model. Ecological model में हम जीना है, economical model में नहीं जीना है हम. So economic model से हमारा सोचने का, चिंतन करने का तरीका, रीति रिवाज को हम बदलना है, बस इतना ही। जगन्नाथ चटर्जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जगन्नाथ चटर्जी, आप तो भुक्तभोगी हैं उसके वैक्सीनेशन हाँ के। जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, शॉर्ट में 5 मिनट में बस। मैडम ने उठाया था कि ये इंटरनेट ऑफ बॉडीज का अच्छा, भी मैं एक प्लान है। एक मिनट जगन्नाथ जी, 1 मिनट होल्ड कीजिए। यूट्यूब पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ढेर सारे। मैं एक राजकुमार साहू है कोई, उन्होंने कहा कि मुझे जब हुआ तो मुझे बहुत इन्फ्लेमेशन हुआ, सोरनेस इन लेफ्ट हैंड और फीलिंग पैरालाइज्ड, ऐसा राजकुमार साहू ने कहा इंजेक्शन के बाद। ओके, गो अहेड जगन्नाथ जी। तो ये जो ऑफ बॉडीज की मामला उन्होंने रेज की, तो इस वैक्सीन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, एल हिस्टिडाइन नैनोपार्टिकल्स है, टोल लाइक रिसेप्टर्स है। तो इससे हम लोग जरूर इससे कुछ ऐसे मामले हो रहे हैं। और ये इंटरनेट ऑफ बॉडीज, पहले इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोला जाता था, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको बारंबार इसको उछाल रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि वैक्सीन का अंजाम लोग थोड़ा समझ ले। ये हमारे में पहले क्रॉनिक डिजीज की इतनी मामले नहीं थी, सब एक्यूट फीवर, डायरिया, डिसेंट्री, यही सब थे। तो ये सब कन्वर्ट कैसे हो गए क्रॉनिक डिजीज में? ये वैक्सीन के वजह से हुई। वैक्सीन के वजह से TH1 TH2 इम्बैलेंस हुई, इम्यून इम्बैलेंस, जो एक्यूट डिजीज को क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट कर दिया। और वैक्सीन के साथ करीब 400 रोग जुड़े हुए हैं, और आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा कि जितने सारे रोग हमारे पृथ्वी में आज हैं, वो सारे वैक्सीन के वजह से हो सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कर रही है। और जो साहू ने बताया कि इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर और इम्यूनोटॉक्सिसिटी, हम अगर सारे के सारे क्रॉनिक डिजीज को एग्जामिन करें तो यही फैक्टर सामने में आता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर और इम्यूनोटॉक्सिसिटी। तो ये कोरोना से बचने के लिए हमें अपने आप को स्वस्थ करना चाहिए, ना कि कोई वैक्सीन लेके हमें और भी बीमार होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं हितेश जानी जी के पास जाऊंगा वापस। डॉक्टर हितेश जानी,
एक दो ऑब्जर्वेशन ले रहे लोगों के, कुछ सवाल है और हितेश जी? हो गया अनम्यूट? हाँ, अभी जो मैडम ने पूछा वो बहुत लोग मुझे भी पूछ रहे हैं। तो हितेश जी मैं आपको कुछ और सवाल दे देता हूँ साथ में, आप उनका दे दीजिए। वो लोग पूछ रहे हैं फेफड़ों को ताकतवर करने का क्या तरीका है, ये एक जनरल क्वेश्चन है। दूसरा लोग पूछ रहे हैं अगर जबरदस्ती सरकार लगाए इंजेक्शन उसका क्या करना है। तीसरा ये है कि घर में रहते हुए कैसे लोग ये कह रहे हैं जी। तो देखो आपके पास घर में जो सौंठ है, हितेश जी आपके आसपास शोर है, थोड़ा शोर को बंद कराइए जरा। एक घर में जो एक ड्राई जिंजर है वो बस आपको बचा सकता है, जो आपकी घर की ही चीज है, उसमें कोई खर्चा नहीं है। ड्राई जिंजर है पूरा नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स का एरिया क्लीन कर देगा, वहाँ का पीएच बदल देगा। हजारों लोगों में हमने ये किया है, उसके पेपर्स आ चुके हैं, इसके फ्लायर भी हमारी वेबसाइट में भी हमने दिए हैं। तो आप जरा प्लीज उसको गौर करिए। अभी जो मैडम का एक सवाल था कि भाई बिल्ली ऐसे बिहेव कर रही है या गाय को कुछ ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल हमारे आचारक संहिता में उसके लिए अष्टांग हृदय में उसके चैप्टर्स है कि आपके फूड में कुछ आ गया या आपके बॉडी में जहर जैसा आ गया, तो आपका जो पेट्स है, पालतू जो प्राणी आपके घर के साथ रहते हैं, उनको पहले पता चल जाता है कि आपका बॉडी में कुछ आया है। पूरा एक चैप्टर उसका हमारे शास्त्रों में है। बहुत हजारों सालों का ऑब्जर्वेशन के बाद ये शास्त्रों में लिखा था। ये ड्राई जिंजर कैसे यूज करेंगे मैंने बताया। ये पूरा ओरोफेरिंक्स एरिया है जो उसको वो क्लीन कर देगा, और आपका नेजल एरिया में से जो ऑक्सीजन लेना का क्षमता है वो पूरा बढ़ा देगा। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जब सौंठ लेते हैं, या तो आप जैसे अभी हमको डांगराज जी ने बताया कि ब्रीदिंग में भी ओम साउंड म जैसे भी, और या तो ब्राह्मरी करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ेगा। तो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड जब बढ़ेगा तो वो रेगुलेट करता है आपके अलग अलग प्रकार के जो शरीर के जो सेल्स है, खास करके नर्व सेल और इम्यूनो और कार्डियोवास्कुलर सेल। जैसे आप मुंह में जब कभी कार्डियक प्रॉब्लम होता है तो जीभ के नीचे सॉर्बिडेट डालते हैं, तो वो सॉर्बिडेट से आपको लगता है कि भाई हार्ट का वो खुल गया, हार्ट अटैक कब हो गया। तो सेम वो आपको ओम साउंड से, मकार साउंड से या ड्राई जिंजर से होता है। तो आपको करना चाहिए। ये हमने प्रिवेंटिव किट बनाई है, हमने वेबसाइट पे भी डाली है। सिंपल आयुर्वेदिक ड्रग और जो आयुर्वेदिक ड्रग और होम्योपैथी जो डॉक्टर शिवांग ने बताई उसको मिला के हमने एक पूरा प्रिवेंटिव किट बनाई है। इसके ऊपर पूरा स्टडी हुआ हमारा ड्राई जिंजर के ऊपर, वो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश भी हुआ है। आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं ये पेपर। ये फेफड़ों को मजबूत करने का क्या तरीका है वो बताइए। वही मैंने बताया ना, फेफड़ों मजबूत करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और ये ड्राई जिंजर से आपका फेफड़ा मजबूत ही है। आपका नहीं, आपका फेफड़ा मजबूत ही है। आपको ड्राई जिंजर दिन में कितनी बार ले सकते हैं? 2 बार करना है आपको, 2 बार ऐसे 2 बार ड्राई जिंजर सूंघना है, 2 बार आपको जीभ पे रखना है। और कोई पूछना हो तो पूछिए। और जो एक सवाल आया, जो सरकार जबरदस्ती लगा रही है तो उसका क्या करना है? नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं लगा सकती, वॉलंटरी है। मैंने गत हमारा जो वेबिनार हुआ था उसके बाद बहुत लोगों ने मुझे पूछा, तो फिर मैंने उन सबको वो आरटीआई जो फाइल की गई थी उसका जवाब सरकार ने दिया है। वो किसी को भी जबरदस्ती नहीं लगा सकता। कम से कम मैंने 100 लोगों को हमारे लास्ट वेबिनार के बाद सबको मैंने भेजा है। मेरा नंबर भी दीजिए, मैंने चैनल में भेज दिया है, तो आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कोविड प्रोटोकॉल है। तरुण कुठारी जी आप हैं क्या? डॉक्टर तरुण कुठारी अनम्यूट कीजिए एक बार। अच्छा, तरुण कुठारी जी हैं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। एनी हाउ, हम एक बार डॉक्टर साहब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसको आप चाहे बंद कर लीजिए। चाहे हमारे बीच कुछ डॉक्टर भी हैं जो डॉक्टर प्रश्न कर रहे थे। मेरे पास जो बहुत प्रश्न आए हैं, ज्यादातर ये आए हैं कि हमको इसका क्या हल करना चाहिए। मुझे लगता है लोगों को ज्यादातर प्रश्न एक ही जैसे हैं, पर ये जरूर है कि बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे प्रश्न भेजे। मैं इसमें से जो डॉक्टर लोग हैं, कुछ जिन्होंने, भूपेंद्र भाटिया जी थे, वो कुछ कह रहे थे, तो मैं एक बार जरा भूपेंद्र भाटिया को अनम्यूट करता हूँ जरा। भूपेंद्र जी क्या कहना है? आधे मिनट में पूछिए भूपेंद्र भाटिया। हाथ रेस करके चले गए कहीं?
हाँ जी, वर्षा जी आप बहुत देर से कह रही हैं, बोलिए, अनम्यूट किया आपको, वर्षा चड्डा। सर नमस्कार। हाँ जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है, सर आधे मिनट में हम ये कह रहे हैं जैसे बच्चों के लिए बहुत सारे वैक्सीन गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं, ये डॉक्टर्स लगाते हैं, हम पीछे वैक्सीन लगवा के आए थे, 8,000 रुपए हमसे एक बार के ले लिए उन्होंने। हमारा न्यू बॉर्न बेबी अभी हुआ 8 महीने पहले, तो क्या ये जरूरी है लगवाने? वो पहले से कह चुके, कोई जरूरी नहीं है, बार बार कह रहे हैं कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल मत लगाइए। हमारा पूरा सिस्टम को ठीक करना है, हम लोग कभी उसके लिए कादरवली जी, मुझे लगता है हमको इम्यूनाइजेशन के ऊपर एक पूरा वेबिनार करना पड़ेगा, अभी हमको वही विषय रखना पड़ेगा, बहुत लोग का वो है, तो सर डेफिनेटली सर कीजिए प्लीज, हम लोग बहुत परेशान होते हैं, 4,000 8,000। भाई साहब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, और कोई? नीरू जी, नीरू जी बोलिए, नीरू जी, ठीक है। गीतांशी, अच्छा लोग हैंड रेस करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। संतोष, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे 2 साल था, मैं 2007 से आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज कट रही है। सर आ रहा है अभी? आवाज कट रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शिव शंकर शाह, बोलिए। हाँ सर, ये जानना में जितने जो पेशेंट हैं उनसे वैसा ही बिहेवियर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रहा संतोष जी। गो टू नेक्स्ट। ये हेलो, मेरे पास आया है, व्हाट आर द रिपरेशंस ऑफ एक्सेस वॉशिंग हैंड्स? ये हमारी लिपिका जी पूछ रही हैं। ज्यादा हाथ धोने से कुछ है दुष्परिणाम? हाँ जी, नहीं समझ में आया। ज्यादा हाथ धोने के दुष्परिणाम है क्या? ना, हाथ धोने से दुष्परिणाम नहीं है, लेकिन आपके जो ड्रग है, जो खास करके जो सैनिटाइजर जो यूज किया जाता है, मिथाइल अल्कोहल, उसके दुष्परिणाम है। सिंपल हाथ धोने से तो फायदा ही है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल से या जो भी ऐसे ड्रग, इसलिए आपको रिक्वेस्ट है। और बहुत दुष्परिणाम आए हैं, स्टडी भी आ गए, नाखून खराब होते हैं, हाँ, और स्किन खराब हो रही है। तो मिथाइल अल्कोहल से नहीं, सिंपल प्लेन वाटर से और सादे साबुन से या मिट्टी से, अच्छी मिट्टी से धोने से आपके हाथ साफ होंगे। ठीक है। बहुत सारा ज्यादा हाथ धोने से आपको ओसीडी प्रॉब्लम कहला जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज होता है। वो बहुत हो रहे हैं अभी। ये दिव्यांशु जी हैं, एक दवा की कोई दवाई नहीं है, सिफिलिटिक कंडीशन बन जाता है। सो यू सस्पेक्ट एवरीथिंग, योर मेंटल स्टेबिलिटी खो सकता है। सो ओसीडी का प्रॉब्लम ना हो आपको। जी जी जी। मैं कुलदीप सिंह जी हमारे बीच हैं, हमारे इस पदों के, वो कुलदीप जी ड्रॉप हो गए क्या? ओके, हाँ जी, अंकुर जी पूछिए, क्या पूछना है? अंकुर जी, अंकुर देश पांडे। हाँ सर जी, मेरा यही सवाल है कि फोर्स वैक्सीनेशन के बारे में, अगर वैक्सीनेशन तो लेना नहीं है, लेकिन वो जो अगर जॉब से निकालने की अगर धमकी दे रहे तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में? आप बिल्कुल डट के अपोज करिए, कोई लीगल उसको बैकअप नहीं है, इलीगल एक्टिविटी है, आपको हिम्मत रखना पड़ेगा। इवन पोलियो का वैक्सीन के बारे में भी हम आपको डॉक्यूमेंट, कोई भी, पूरा बांग्लादेश ने ना बोल दिया कि आपका पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन हम नहीं करेंगे, और बहुत से लोगों ने अपोज किया है। भारत में भी ये इलीगल है, अगर कोई आपको दबाता है, मैं आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, आप बिल्कुल डटे रहिए, और उसका साइंस समझने के लिए हम आपसे एक बार जोड़ेंगे आपको। हाँ जी, कमलेश जी पूछिए, क्या कहना है आपने? कमलेश जी प्रश्न पूछिए सीधा।
प्रश्न पूछना है? ನೀವೇ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. चलिए स्टोरी हमारे बीच అదే వాళ్ళకి తెలియదు అన్నారు, आ, వస్తాం 5 నిమిషాలు వాళ్ళు వచ్చి ఉన్నారు. వాళ్ళు నాకేం తెలుసు. संदीप नमस्कार सर सभी को। मेरा क्वेश्चन ये है सर, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं काफी आफ्टर वैक्सीन इनटेक करने के बाद। आप डॉक्टर हैं क्या? मैं सर योगाचार्य दिल्ली से। ठीक है, बोलिए। वैद उनका ये है कि डेथ भी हो रही है और मजबूरन किसी न किसी रीजन से उनको लगवाना भी पड़ रहा है। तो सर आयुर्वेद में एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या हम प्रोटोकॉल उनको दे सकते हैं आयुर्वेद के? ये मेरे को पूछना है। ये Definitely दे सकते हैं। हितेश जी, हमारे 3 डॉक्टर हैं जो प्रश्न पूछे, तो उन तीनों एक ही बार उत्तर देंगे। मैं डॉक्टर नागराजन नायडू को कहूंगा, वो बोले जरा। नागराजन नायडू। Yes, I am Dr. Naidu from Bangalore. I am an allopathic doctor. I have invented a unique formula based on Ayurvedic preparation. This formula is being manufactured as per Drugs and Cosmetics of Karnataka Ayush Department. Its name is called Citro BioShield. Please remember Citro BioShield. You can visit in the Google. You can see it in Google also. You can visit germkilindia.com. The unique property of this is it is viral, antibacterial, antifungal. It can be used as a mouthwash, body wash, air and surface disinfectant. Hello, just listen to me. We have tested clinical tested on this one. Nagarajan, may I request you to drop the number I have shared with you, so we will contact you after that. आपसे संपर्क करेंगे। डॉक्टर राजन कौशल जी बोलिए। सर प्रणाम। सर मेरा एक मैं पूछना चाहता था कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एनी वैक्सीनेशन, मतलब वो सीरम से या किसी भी जो मेथड है उससे वैक्सीनेटेड हो रही है। हम लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं जो नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो इस मिक्स्ड पॉपुलेशन में जो मतलब कैसे रहेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा कि इनको जो इम्यूनिटी जो गेन हुई है वो अच्छी क्वालिटी की होगी? नेचुरल इम्यूनिटी बेस्ट होती है, लेकिन पर फिर भी मतलब उसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा कि उनको कोई नुकसान ना हो किसी वायरस से या किसी बैक्टीरिया से? जी ओके। अभी मैं इसके अलावा एक और डॉक्टर साहब खड़ा किया हुआ था, शायद वो ड्रॉप हो गए हैं। ओके जी, दीजिए जवाब जरा। डॉक्टर पांडे जी। पांडे साहब, किया आपको मैंने। जी सर, नमस्ते। आई शुड थैंक डॉक्टर आजाद टू हैव कॉल्ड मी। मैं न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूं पंजाब में। मैं ये बोलना चाह रहा था, इनफैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, अगर हम देखें तो 2 ही पर्सपेक्टिव्स हैं, या तो कोरोना है या आप हैं। हम अब तक कोरोना को मारने के सारे उपाय ढूंढ रहे हैं। आप यकीन करके चलें, हम बिल्कुल मार नहीं पाएंगे। जितना मर्जी हाथ धो लीजिए, जितना मर्जी आप मास्क लगा लीजिए, जितना मर्जी आप हाथ में अल्कोहल लगा लीजिए, पी लीजिए, खा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, आप इस वायरस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दी ओनली थिंग इज, जो सेकेंडरीली आप खुद हैं, आप अपना इम्यून सिस्टम इतना रेज कर लें कि कोरोना या उससे 10 टाइम्स ज्यादा भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अनलेस द फोकस इज चेंज फ्रॉम कोरोना टू योरसेल्फ, you are not going to kill this virus, or you're not going to come out of this nonsense that is happening all around. Thank you very much. मैं बस यही बोलना था। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। हमारे बीच कोई और डॉक्टर हो जो बोलना चाहे तो आई कैन गिव द टाइम टू द सम डॉक्टर्स। डॉक्टर तरुण आए हैं क्या दोबारा? मैं बाबर पूछ रहा हूँ। तरुण कोठारी जी। ओके, हमारे बीच सुनील आर्य जी हैं। सुनील आर्य जी पूछिए।
सुनील आर्य जी। सभी को नमस्कार। मेरा प्रश्न थोड़ा हटके है और हो सकता है हम सबके मन में वो बहुत प्रश्न होता भी हो। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और लगभग 35-40 पेशेंट्स को मैनेज कर रहा हूँ जो आयुर्वेद के माध्यम से। मेरा सवाल ये है कि ये बात ठीक है जो अभी सब चर्चा कर रहे हैं, वो बात बिल्कुल उससे सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन जो दिख रहा है, प्रकट में जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, यदि कोई रोगी सामान्य जुकाम बुखार का होता है और वो इसको इग्नोर करता है, बाय द वे अगर वो कोरोना होता है तो 7वें 8वें 9वें दिन जाकर के उसको समस्याएं शुरू होती हैं, और समस्या शुरू होने के बाद जब वो जाता है हॉस्पिटल में और वहां पर उसके सारे पैरामीटर बिगड़े हुए होते हैं तो वो काफी प्रॉब्लम में आता है। मेरा सवाल ये है कि यदि ये सब चीजें जो डिस्कस हम कर रहे हैं, यदि सब फेक हैं या वो उस डरने की जरूरत नहीं है, तो जो मौतें हो रही हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, इलाज शुरू करने से पहले जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? वायरस को माना जाए या किसी और चीज को माना जाए? क्या हम वायरस की उपस्थिति को या वायरस से होने वाले नुकसान को नकार सकते हैं? किस आधार पे हम नकार सकते हैं? जी हितेश जी, आजाद साहब, खादर वली जी, कोई भी। आजाद साहब। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो आप बोल रहे हैं कि कोई घर पे रह के ठीक होना चाहता है, फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, अब डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पे आप समझिए वो कॉम्प्लिकेशन आने से पहले जाए, कॉम्प्लिकेशन आने के बाद जाए, कभी भी मर्जी चले जाए, हॉस्पिटल में इलाज है ही नहीं। कॉम्प्लिकेशन नहीं आया तब गया तब भी कोई इलाज नहीं है, कॉम्प्लिकेशन आ गया तब गया तब भी कोई इलाज नहीं है। शुरू में जाएगा तब भी इलाज रेमडेसिविर और फेविपिराविर वगैरह है, और बीच में जाएगा तब भी सेम इलाज है, और लास्ट में जाएगा तब भी सेम इलाज है। इलाज मतलब एक्सपेरिमेंटल इलाज, तो जिसमें 12% मोर्टेलिटी रेट अभी तक भारत में, मतलब 100 लोग जाते हैं हॉस्पिटल तो 88 लोग वापस आते हैं, वो भी मुश्किल से, और जो 12 लोग हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिसको कोरोना के नाम पे बोलते हैं। तो पहली बात यह है कि आपका जो क्लियर कट क्वेश्चन है कि किसी को कुछ सिम्टम आ गए, उन्होंने घरेलू इलाज किया और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आ गई, अब वो हॉस्पिटल गया। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर हैड आई बीन, अगर मैं पेशेंट हूं तो मैं घर पे ही इलाज करूंगा, और कॉम्प्लिकेशन आ गया तब भी मैं घर पे ही रहूंगा, राइट? बिकॉज हॉस्पिटल में जाके उतना ही इलाज, हॉस्पिटल के पास इलाज नहीं है। जैसे चिड़ियाघर जाएंगे तो इलाज नहीं है, मंदिर जाएंगे तो भी इलाज नहीं है, वैसे हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल और इलाज दो अलग अलग बातें हैं। प्रोटोकॉल तो है एक कि जब भी आएगा तो उसको ऑक्सीजन लगा देना है, फिर कितने इंजेक्शन लगाने हैं, फिर ड्रिप कितने लगाने हैं, वो प्रोटोकॉल है, बट वो प्रोटोकॉल प्रूवन नहीं है। वो प्रोटोकॉल ने ये प्रूव कर दिया कि वो प्रोटोकॉल के अनुसार 12% लोग मरते हैं, और जो बच जाते हैं तो आप बोलेंगे कि 88% लोग बच भी तो रहे हैं, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ कि वो 88% लोग अदरवाइज मर जाते हैं, राइट? और अगर वेंटिलेटर पे कहीं चढ़ा दिया तो जो ये प्रूवन है कि 98% लोग वेंटिलेटर से बाहर निकलते नहीं, और जो 2% निकलते हैं दे डाई विद इन 3 months to 6 months, राइट? तो मैं तो क्लियर कट ये बोलता हूँ। और हम, जहां तक हमारा नेटवर्क का सवाल है, इस वक्त हमारे जो कोविड सेंटर है, महाराष्ट्र में एक सेंटर है, राजस्थान में फिजिकल कोविड सेंटर है, और वैसे 250 पेशेंट हर दिन हम देखते हैं, एवरी डे। और पिछले साल में 50,000 पेशेंट देखे थे। हमारे कोई पेशेंट अभी तक मरे नहीं है, एक भी पेशेंट मरे नहीं है। ऐसे पेशेंट आए जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 40% तक था, मतलब वो सीवियर हो गए तो भी आए, और ऐसे हमारे 10% पेशेंट होते ही हैं जो सीवियर होने के बाद ही आते हैं, अदरवाइज दे डोंट केयर, बट दे कम व्हेन दे आर वेरी सीरियस। इवन देन समहाउ वी आर एबल टू सेव। वो सेव हमने कैसे किया? वो जो प्रोटोकॉल अगर आप चाहते हैं तो मैंने शुरू में बताया था, वो नीसा प्रोटोकॉल, जो bishrup.com/नीसा प्रोटोकॉल में जाएंगे तो पूरा प्री कोविड या कोविड के दौरान या पोस्ट कोविड वो प्रोटोकॉल पूरा दिया है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज का जवाब हॉस्पिटल के अंदर ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे अभी इससे पहले जस्ट डिस्कस ही हुआ कि आंसर कैन बी इन योर इम्यूनिटी, राइट? आंसर इज इम्यूनिटी। आपकी चाबी इधर गुम हो गई है, आप उधर जहां रोशनी है कितना मर्जी ढूंढ लीजिए, जहां चमक दमक है वहां चाबी मिलेगी नहीं, जहां गुम हुई है वहीं ढूंढना है। सोल्यूशन मे बी इनसाइड, यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउटसाइड। तो आउटसाइड में जितना भी आप चले जाएं सोल्यूशन मिलने नहीं लगा। वैसे भी आप देख रहे हैं जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं वो बच के कहाँ आ रहे हैं। आप देखिएगा, मैं दिल्ली में मिला था अरविंद केजरीवाल जी से पिछले साल का रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में जितने लोग घर पे रह के ठीक हुए उनमें से कोई भी नहीं मरा। द ओनली व्हेन दे गो टू द हॉस्पिटल देन दे डाई। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द 50,000 और मोर पेशेंट इन द लास्ट सीजन। वेव 1 जिसे बोलते हैं, या एपिसोड 1 बोल सकते हैं, या जो मर्जी, और वेव 2 जिसे बोल रहे हैं, इसमें 5,000 पेशेंट हमने देखे।
तो व्हाई दे आर नॉट डाइंग, इवन इफ दे आर कमिंग व्हेन दे आर वेरी वेरी सीवियर, जब बहुत सीवियर कंडीशन में है तब वो हमारे पास आते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मरते हैं वंस दे आर ऑन दैट सिंपल प्रोटोकॉल, द काइंड ऑफ नीसा प्रोटोकॉल जिसे हम बोल रहे हैं। तो मैं तो ये कंक्लूड करूंगा कि फ्लू या इन्फ्लुएंजा से कोई मरता नहीं। हाँ, इन्फ्लुएंजा के नाम पे कोई इंजेक्शन डाल देंगे और रेमडेसिविर वगैरह तो मर सकते हैं, और देन इट कैन बी कॉल्ड एज ए कोरोना डेथ। थैंक यू जी। हितेश जी, आप सुनील जी को जवाब देना चाहेंगे? हितेश जानी जी। सुनील जी खुद आयुर्वेदिक फिजिशियन है, आप उसको दोनों प्रकार से ट्रीट करना पड़ेगा। जो लक्षण है वो सीवियर है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, आप उसको देखो, आप फिजिशियन है, उसको ट्रीट करो और उसके साथ उसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़े, अगर कम है तो वो बढ़ाओ और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। सबसे ज्यादा आज पूरा मामला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का और फियर कॉम्प्लेक्स का। तो फियर कॉम्प्लेक्स में आप भयज, अब अतिसार होता है न, कोई बैक्टीरिया है, आप जानते हैं ना, भयज अतिसार, शोका अतिसार। तो आप तो आयुर्वेदिक फिजिशियन हो, आपको मालूम है कि भय से और शोक से क्या क्या डिजीज होते हैं, वो महर्षि चरक ने बोला है। तो भय और शोक वाला मामला है, उसमें तो ट्रीटमेंट क्या है वो आप जानते हैं, सत्वावजय चिकित्सा है। तो आप सत्वावजय चिकित्सा के अलावा आप मेडिसिन की बात कर रहे हो तो ये नहीं होगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा आयुर्वेद की दवाइयों से भी, क्योंकि आप भी दवाई गलत कर रहे हो। तो कौन सी दवाई देनी या कौन से प्रकार की चिकित्सा करनी वो तो आपको मालूम है, एलोपैथी को नहीं मालूम है, फिर भी वो आपको मनवा रहे हैं, आप भी उससे डर रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरों का डर निकालने वाले वैद्य हो। तो हमसे लोग डरे नहीं, हमसे लोग प्यार करें और आयुर्वेद से दुनिया को ठीक करना है, हराना है कोरोना। अगर कोरोना भी मौका मिल गया तो आप कोरोना के बहाने भी आप आयुर्वेद को बड़ा कर सकते हो, भारत को बड़ा कर सकते हो, वही काम करो, बिल्कुल डरो नहीं। जी। एक बात हम इसके बारे में कहना चाहते हैं। 80% डिस्पाइट एलोपैथी ट्रीटमेंट वापस आ रहा है, डिस्पाइट आ रहा है। सो ये मरीजों को हम कुछ भी दो, उसका डर भगाने का तरीका ढूंढना है, बस इतना ही। ये इवन एलोपैथी डॉक्टर्स कैन रिमूव द फियर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो हितेश जी ने बताया है, वो डर का दूर करने का तरीका आप नहीं ढूंढ निकला, कुछ भी करो वो मर जाएगा। जी। सुनील खोसला जी। हाँ जी सर, हाँ मैं सुनील खोसला बोल रहा हूँ। बोलिए। पहली बात तो जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद मैं प्रणाम करता हूँ और आपने ये जो मुहिम चलाई है, मैं इस मुहिम को लाख बार प्रणाम करता हूँ। और दूसरी चीज है, करीब 4 जुलाई 2019 से मैं डॉक्टर कादर वली के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा हूँ और मैंने मेरी आवाज आ रही है क्या वहां तक? आ रही है भैया, आ रही है, बोलते रहिए सुनील जी। हाँ, मैंने अपने साथ कई हजार लोगों को जोड़ा है डॉक्टर कादर वली के प्रोटोकॉल को। प्रश्न कीजिए सुनील, समय बहुत समय कम है, आप कोई प्रश्न है क्या आपका? ऐसा है, मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए, मेरी बात 10 सेकंड सुन लीजिए। ओ महाराज, आपके चरणों में मेरा सिर निभाता हूँ, मैं आपके बीच में भगवान बैठे हैं, आप पहचान नहीं रहे। डॉक्टर कादर वली जी आपके बीच में बैठे हैं, आप उसको पहचान नहीं रहे, जनता उनको पहचान नहीं रही। हम पहचानते हैं, उनको पहचानते हैं, आप पहचानते हैं, जनता उनको नहीं पहचान रही, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। अरे बहुत मत करिए, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। कोई प्रश्न है तो बताइए। ठीक है, सॉरी, देखिए पता क्या है, ये भावना में नहीं चलेगा। अभी हमको इतना बड़ा अगर 1000 लोगों का वो करना है तो भावुकता में नहीं चलेगा, वो थोड़ा ये है। कोई और डॉक्टर अगर प्रश्न करना चाहे तो मैं एक बार दोबारा से किसी डॉक्टर को मौका देना चाहूंगा। अगर कोई और डॉक्टर है, अभी तो डॉक्टर का हो चुका है, तो मेरे सामने जो नाम है नवीन खैर, क्या ऐसा कुछ करके है, तो नवीन जी मैं आपको करता हूँ अनम्यूट, पूछिए।
चलिए, सबको सबसे पहले सबका वंदन है, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर मुझे ये मौका भी मिला अपनी बात रखने का। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, वैसे तो मैं डॉक्टर विश्वजीत रॉय जी को मैं फॉलो करता हूँ, और मैंने अपने आप को भी DIP डाइट से ठीक किया है, बहुत सारे लोगों को प्रमोट भी करता हूँ। मेरा सवाल ये है, आज के इस माहौल में सबसे जरूरी है कि हर आदमी आपकी एक चीज बता रहा है कि आपकी इम्यूनिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। एक बेसिक चीजें हमें पता चल जाए कि एक आदमी को आप ये चीजें करते रहो तो आप इस चीज से बचोगे। अगर एक बेसिक चीजें कॉमन बन जाए जिसको लेके हम लोग उसको फॉलो करें, लोगों को उसके बारे में कहें ये चीजें आप इस चीज में अपने आप को बचाओ, तो बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक कॉमन चीज अगर हमारे बीच में आए तो हम उसको अपने ग्रुप के साथ उसको हम प्रमोट भी कर सकते हैं सर। जी जी, वो बन रही है, वो थोड़ा प्रोसेस लंबा है, हो जाएगा जल्दी, वो मिलेगा। धन्यवाद आपका नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विश्वरूप लगा दिया है already. He has worked already. He has worked very fast and it's a common agreed program है। निशा में डॉक्टर विश्वरूप राय 1-2 दिन में लगा दिया है, वो वेरी नाइस प्रोटोकॉल। डॉक्टर साहब उनका कहना है एक ही डॉक्यूमेंट आ जाए, तो एक डॉक्यूमेंट हम बना देंगे, जल्दी आ जाएगा आपके पास। हेमेंद्र जी आपको कुछ बोलना है? बोलिए हेमेंद्र जी। डॉक्टर विश्वरूप राय का प्रोटोकॉल तो है, ऑलरेडी है, और उसका हितेश जानी का है, सबका है, सब कुल मिला के एक प्रोटोकॉल बना दिया है। वेरी नाइस। एक हो जाए ना तो किसी का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्या एक बेसिक चीजें हो गई, इसको फॉलो करिए। यानी उसमें कोई क्लैश नहीं है, ये क्लैश नहीं है। आप सबको उसमें से प्रिवेंटिव साइड है, क्यूरेटिव साइड है, और उसमें बाकी फोन नंबर दिए हैं, तो लोगों को एक ही है, ये सब हम सब मिलके दिया है। Yes sir, I agree, I endorse that. हेमेंद्र जी बोलिए। जी नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए, जो लोग हमारे प्यारे हैं लेकिन जो बिल्कुल प्रोपेगेंडा में आ चुके हैं, जिन लोगों को एलोपैथी पे पूरा विश्वास है और जिन्हें मैं लिंक्स देता हूँ, सबूत देता हूँ कि यार आयुर्वेद से करो और कोविड इतना डेडली नहीं है और मीडिया इसको फैला रही है, ये सब मैं उनसे बात करता हूँ, तो मेरे जो अपने प्यारे लोग हैं वो ही हम पे यकीन नहीं करते, क्योंकि मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, मेरी वो बात मानते नहीं। मैं जो प्रूफ लाता हूँ वो प्रोपेगेंडा से उसके अपोज करके कोई और लिंक मेरे सामने डाल देते हैं। तो क्या आपका कोई अपने एक्सपीरियंस से कोई सलाह है कि मैं कैसे लोगों को, मतलब मेरे मम्मी पापा ने वैक्सीन ले ली, मैं उनको रोकता रहा पर उन्होंने वैक्सीन ले ली, तो मतलब मैं अपने भाई को यकीन दिलाना चाहता हूँ बिकॉज वो अपनी फैमिली को भी दे देगा वैक्सीन, तो इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? जी एक दो प्रश्न और ले लूं। एक बार मानव कल्याण के नाम से एक भाई साहब बैठे हैं, बोलिए। मेरा नमस्कार। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर BRC जी से है कि उन्होंने प्रेडिक्शन की थी पिछले साल कि भाई अगले साल सांस की बीमारी सबको होगी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अगले साल की प्रेडिक्शन उनकी क्या है? चलिए ये ठीक है, ये बाद में उत्तर देंगे उसका, ठीक है, ओके। विनोद तिवारी जी अनम्यूट कीजिए। विनोद तिवारी। हेलो। हाँ बोलिए भाई साहब। मेरा सवाल नहीं है, आई वांट टू कंट्रीब्यूट ऑन दिस। अभी जो फियर कॉम्प्लेक्स जो इंडिया में फैला है, फियर कॉम्प्लेक्स ये फार्मा माफिया का किया हुआ, ICMR को लेके किया हुआ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो आज मैं जो इनके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं खुद जज था, तो मैं इनको एक्सपोज करने का मेरा काम चल रहा है। अभी जो लेबोरेटरीज जो इसकी चल रही है, अभी जो लेबोरेटरी में जहां पे इनके 4-4 लाख जो सैंपल आ रहे हैं, लेबोरेटरी के जो टेक्नीशियन है ये कोई भी MD नहीं है। MD वाले लेबोरेटरीज बहुत ही लिमिटेड है। माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट है ये, माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट रहने के बाद में भी 10 पास 12 पास लड़के इसमें काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे जब वो टेस्ट की ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो अपने को अवेयरनेस लोगों को या अटैक जो है मालाफाइड पे ही लेके जाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी थोड़ी जागी है, एलोपैथी के प्रोटोकॉल भी उन्होंने अप्रैल महीने में 2 बार अभी चेंज हुए हैं। अभी CT स्कैन बंद हो चुका है। CT स्कैन का जो पहले कंपलसरी जो उसका चला पूरा कांड पूरे गए 8 महीने बंद किया गया है। रेमडेसिविर पर भी वो अभी बहुत ही कॉशियसली स्टेप्स उनके आ रहे हैं। DG कोई प्रश्न है तो बताइए। ऑब्जर्वेशन अच्छी बात समझ गए। कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सर। नहीं, मेरा कहना क्या है, कंट्रीब्यूट में कर रहा हूँ। जब तक के मालाफाइड के साथ में इनको हम लिंक नहीं करते, इनका ये सरकार जो है, ये सरकार मालाफाइड से डरती है, इनके मालाफाइड जोड़ेंगे नहीं हम आयुर्वेदिक के थ्रू, या अपनी ये जो भी चल रही है मिशन, वो मिशन के थ्रू मालाफाइड में एक्सपोज करोगे तो ही हो पाएगा।
अदरवाइज लोगों के मन से फियर फोबिया निकलने वाला नहीं है। आप विनोद जी Fear कहाँ phobia से की हैं? लाइन तो थोड़ी सी- हाँ जी, विनोद जी आप कहाँ से हैं? मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। मैं खुद इंजीनियर हूँ। उसके बाद में मैंने मेरा 2 सब्जेक्ट में LLM हो गया है और लॉ चार्टर्ड करके मेरी एक बहुत बड़ी फर्म थी बीजेपी से, उसका एग्जीक्यूटिव रहा, मैं उसके लीगल सेल का हेड रहा। चलिए बहुत 2000 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी 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 जी। अब मैं इधर इधर अभिलाष जी, ये हैं अभिलाष जी, अनम्यूट किया आपको। जी नमस्ते। नमस्कार। सर एक्चुअली मुझे मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे वैक्सीनेटेड जो लोग हो चुके हैं उसके लिए कुछ दवाई है होम्योपैथी में जिससे हम मतलब अभी तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम टोटल। वो डॉक्टर शिवांग जी ने प्रोटोकॉल दिया है अभिलाष जी। वो अच्छा हमारी दिया है आपने वो देखा, आप साइट पे लेट से आए। ले लेना, वो वेबसाइट से आप ले लेना। वो जी ले जी लेना, जी बात मिल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद। ये हाँ जी, ये राकेश बांद्रे जी हैं। हाँ हेलो, मेरा रिक्वेस्ट यही था कि ये जो एंटी वैक्सीनेशन के लिए हम लोग ऐसा कुछ मोबाइल एप्लीकेशन बना देंगे कि सब लोग आपका जो नेम्स का सपोर्ट के लिए, तो हम लोग पूरा, मैं मुंबई से हूँ, तो ऐसे बहुत जन को एक साथ अगर हम लोग प्रोटोकॉल करके सबका अगर सपोर्ट अगर आ जाएगा तो गवर्नमेंट को भी उनको कुछ ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ कर सकते तो करिएगा तो अच्छा है। वन बताओ। चलिए अभी 1-2 प्रश्न और ले लें जरा। ये गैलेक्सी C7 के नाम से भाई साहब हैं, वो नाम भरा नहीं, तो गैलेक्सी जी बुलाता हूँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आपका नाम क्या भाई? जी रोशन नाम है, बिहार से हूँ। बोलिए। जी सर, यहाँ कुछ हमारे क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम लोग सप्लीमेंट थोड़ा डिपेंड करते हैं, तो वो बीआरसी सर से जानना था कि हम लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं तो क्या ठीक है या फिर कुछ और ऑप्शन क्रिएट करें? ठीक है, मैं एक ही बार हमको उसको देंगे। धन्यवाद आपका। ये डॉक्टर कमल दिख रहे हैं, डॉक्टर कमल अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार जी। हाँ मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है जी, आ रही है। कमल जी बोलो। मेरा सवाल है अपना, माय क्वेश्चन इज टू डॉक्टर खादर वली। तो मेरा प्रश्न ये है, भी जैसे अभी सुनने में आ रहा है, कई वीडियोस में भी आ रहा है, अभी जैसे जो कोरोना की जो टेस्टिंग जो की जा रही है उसमें जो स्वैब यूज किया जा रहा है, जो एंटीजन टेस्ट में, उसमें नैनो पार्टिकल्स यूज किए जा रहे हैं जो अपना जो नेजल के थ्रू अपने ब्रेन में भेजे जा रहे हैं। तो इट इज सिमिलर एज ए वैक्सीनेशन, मतलब ये क्या उसके ऊपर वो क्या बताना चाहेंगे भी, क्योंकि उसको वैक्सीनेशन का पार्ट ही समझा जा रहा है अभी, क्योंकि वो नेजल के थ्रू ही जो नैनो पार्टिकल्स है अपनी बॉडी के अंदर भेजे जा रहे हैं। तो इसके ऊपर उनका क्या व्यू है डॉक्टर खादर? बोल रहा हूँ, नैनो पार्टिकल्स you can introduce in any way you want. It is not necessary through swab. It is not necessary through a vaccination. You can manipulate the technology to introduce nanoparticles. You can just put it in your water. That's not a big issue. So that's not the point. The point is vaccination per se is being used for a long time for various kinds of diseases. This microbial attack is, someone is going to attack us, we have to prevent it. So these are the तरीका ये लोग ढूंढ रहे हैं। मैंने अभी भी बताया है, ये सब बिजनेस मॉडल्स है। There is no science in it because it is purely trial and error, and all that information they are generating is completely not scientific. It is totally bogus. All these pharma companies, our Satyanarayan ji also, they are all playing games with people's mind. So आम आदमी इससे बाहर रहना है, and हो सके तो scientists who are involved, who are conscious, should come out and speak about these things. So experts, it is the responsibility of the experts to come out and help the common man. But as I told you, they are all become greedy in some fashion or the other. They are going the other. बस इतना ही। जी 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 जी। हमारे पास हाँ डॉक्टर SS कुंडू हैं। कुंडू जी हाथ खड़ा किया। हाँ जी कुंडू जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए।
सर मैं डॉक्टर विश्व स्वरूप राय जी से जानना चाह रहा था कि जो फियर ये गवर्नमेंट, जैसे मैं हिसार का आपको एक एग्जांपल दूं कि वहां लगभग 25 के आसपास हॉस्पिटल्स हैं, तो पूरे साल कहीं न कहीं 15-20 लोग एक्सपायर हो जाते हैं डे में, कोई ब्रेन हेमरेज, कोई एक्सीडेंट, कोई कैंसर, कोई एज फैक्टर। पर अब ये सारे उसको एक कोरोना पेशेंट में काउंट करके, और डीसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है कि संस्कार करना है, हम करेंगे, और एक पार्टिकुलर शमशान घाट को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उसमें सबकी वीडियो बनाते हैं, ये प्रेस रिलीज करते हैं। तो ये सर ये गवर्नमेंट तो ये गवर्नमेंट फियर क्यों करना चाह रही सर? ये तो गवर्नमेंट कर रही है, जानबूझ के कर रही है, डेलिब्रेट। चलो क्या बताएंगे इसमें गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ये तो ना सब दहशत है, सरकार को भी डरा दिया गया है ये सब मामला इसमें। चलिए विश्वरूप राय जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसका जवाब दें। विश्वरूप राय जी, ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है? गवर्नमेंट अभी जो कर रही है वो आपको कंट्रोल करना चाहती है। आपका घर ही अगर आपका जेल बन जाए तो इससे अच्छी बात नहीं। आज से पहले कंट्रोल करने का तरीका था बंदूक, लेकिन अब है फियर, बंदूक के माध्यम से फियर 1947 से पहले। लेकिन अब ये फियर एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से, और कॉन्सेप्ट जैसा आप बता ही रहे हैं और ऐसा सही भी है कि वो एक ही शमशान को यूज करेंगे, या डेथ केस कैसे भी हो जाए उसको कोरोना साबित करके, तभी नंबर ऑफ डेथ कोरोना का बढ़ेगा। अभी अगर देखें पूरे दुनिया में टोटल नंबर ऑफ डेथ, या भारत का भी टोटल नंबर ऑफ डेथ इस साल ज्यादा है क्या बाकी इस साल से? अगर आप कंपेयर करेंगे आपको कुछ फर्क दिखाई नहीं देगा। अभी तो जो डेथ हो रही है वो तो वैक्सीन इंजर्ड डेथ होगी या रेमडेसिविर इंजर्ड डेथ होगी, वो डेथ को बढ़ाएगी, वो भी सच है। आपका बेसिक सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं या गवर्नमेंट क्यों कर रही है? गवर्नमेंट आपको कंट्रोल करना चाहती है। कंट्रोल, जो भी शासक होता है वो चाहता है कि उसके नीचे जो है वो शासक हमेशा शासक बना रहे, तो वो कंट्रोल करने के ये टूल्स हैं। लेकिन आपको अगर अपनी फ्रीडम चाहिए तो फ्रीडम फ्री में नहीं आती, ये हमें सबको, मैं इस मीटिंग के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ, फ्रीडम इज नॉट फ्री। अभी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे मुझे, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, वैक्सीन लगा रहे हैं, मैं क्या करूँ? आपको फ्रीडम प्यारी है, अपनी आजादी प्यारी है, अपनी हेल्थ की आजादी प्यारी है, तो आपको लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, या फिर आप गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, तो मुझे फ्रीडम प्यारी है तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं PIL की तैयारी कर रहा हूँ, और बड़ी जल्दी इस पे PIL हम करेंगे। और ये जो आप नीसा का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये भी एक तरह से या हर तरह से अपना फ्रीडम को, हक को वापस लेने की तैयारी का ही आप पार्ट मान सकते हैं। और आप भी इसमें जुड़े हैं, यानी कि आप ऑलरेडी इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, ये सोच रहे हैं, फिर जुड़े हैं अभी आप, तो आप ऑलरेडी इसका पार्ट बन रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम जुड़ के अपनी फ्रीडम को हक से मांगेंगे तो ही आगे बढ़ सकती है। घर चुपचाप बैठ के बैठेंगे तो फ्रीडम फ्री नहीं मिल सकता, उसके लिए तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, और एफर्ट कुछ भी हो सकता है। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगा जी। एक मिनट हम उसको जोड़ कुछ कहना चाहते हैं। 2008 से 2018 तक हर महीने का हमारा भारत देश में एवरेज है 5.88 lakhs ऑफ डेथ्स, और 2019 दिसंबर 2020 दिसंबर को आप एवरेज बताना चाहिए गवर्नमेंट वालों ने। And so if it is crossing beyond 5.88, even एक death, then we can say corona is there. So नहीं है तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बस इतना ही। Very simple, very very simple. So, and not only in India, nowhere else it has happened. Nowhere else it has happened, including America, including Brazil, where people have died in 10 times more than us. The numbers are still within the ranges only. Yes, sub, as Vishwarup Rai is clearly telling, it is not at all that people are dying due to corona. कोरोना के वजह से नहीं डर रहे हैं, कोरोना के साथ उसका नाम जोड़ के you are being told you have died due to corona. See, why should ये तो बहुत बुरा चल रहा है। हमारे बीच एक बहन जी भी है, रमनदीप कौर, एक महिला भी सवाल करना चाहती है। पूछिए रमनदीप कौर जी,
क्या कहना है आपको? हाँ जी सत श्री अकाल सर, मैं बठिंडा पंजाब से बात कर रही हूँ। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं कि एक तो है कि हाउ कैन वी डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी फ्रॉम द वैक्सीन्स, और एक से डॉक्टर साहब ने मिथाइलिन ब्लू की बात की थी, तो उसकी परमिटेड डोज क्या है? क्योंकि पंजाब में मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता इसके बारे में। तो मैं ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं। थैंक यू। Detoxification happens through natural methods and methods only. कुछ भी और नहीं काम करता है। सो हम आयुर्वेद शास्त्र का प्रणाम करके उसका आयुर्वेदाचार्य लाइक हितेश जितानी का बात मानना है। वेरी सिंपल। डिटॉक्स तो पहला ग्रंथ है। डिटॉक्सिफिकेशन इज द मेन बेसिस ऑफ बीइंग हेल्थी। वो कौन बताया है? सारा लोग हमारा साधु संत ने कई पुरानों साल से बता रहा है। सो डिटॉक्स बात हुआ तो प्लीज गो टू आयुर्वेदा एंड गो टू पीपल लाइक हितेश चाली. They have already established, in despite the modern horrible world, they are maintaining the good things. So please visit people like Hitesh, and there are many in India. अभी भी हमारा सौभाग्य यही है. So please go to Ayurveda doctors who have not become greedy. Okay. So that is my first solution. So detoxification happens through natural methods and only natural methods. And हमारा protocols में भी वही ध्यान देके हम सब कुछ लिखा है, उसको फॉलो कर सकते। इन्होंने जो दूसरा प्रश्न किया था उसका उत्तर मेरे ख्याल किसी और को देना पड़ेगा। दूसरा क्या प्रश्न था आपका? मिथाइल ब्लू का वो डंगायत जी बता सकते हैं। यहाँ तो वो 2 ड्रूप्स है, मैं रफली बता सकता हूँ, लेकिन डंगायत जी अगर है तो खुद बताए। डंगायत जी से चले गए मेरे ख्याल। अब बताइए जो जितना मालूम है आपको। वो जैसे 2 ड्रॉप्स वो देते हैं। मिथाइल ब्लू मैंने बताया ना कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड डेवलप करता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड आपका ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। वो कोई कोरोना की दवाई नहीं है, आप ऐसा मत समझिए। आपका नेजल और ओरल कैविटी का पीएच बदल जाएगा तो कोरोना मर जाएगा। जैसे ड्राई जिंजर से भी वही होता है। 2 पिंच ऑफ ड्राई जिंजर, सेम मिथाइल ये ब्लू है। तो वो ऐसे बहुत से चीज जो आपका एसिडिक वो बना देगा वहाँ का एटमॉस्फेयर को, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड डेवलप करेगा। आपका प्राणायाम से भी हो सकता है, आपका सिंपल स्टीम लेने से भी हो सकता है। तो ये कोई आपकी जादू की छड़ी की तरह मत समझिए, जो आपके घर में ही है सब ये हो सकता है। जुपिंदर जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? जुपिंदर जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर एक्चुअली जो डॉक्टर एसबी दिंगयान जी ने बताया था कि अर्थ की इलेक्ट्रिफिकेशन जो पहले भी एक सार्स आया था, उसमें भी जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिस वजह से ये जो वायरस